सब्सक्राइब कीजिए मॉडर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल मॉडर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड भागलपुर में। जैसा कि हम लोगों ने बहुत सारे क्लासेस देखे हुए हैं, लेकिन आज कुछ क्लासेस थोड़ी सी हटके हैं, कुछ एडवांस चीज़ों को सीखने की है, जो कि अभी उन लोगों को ये हेल्पफुल होगा वीडियो जो कि इनकम टैक्स भरते होंगे या जिनको कि इनकम टैक्स भरना होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसमें इनकम टैक्स भरने से क्या हो गया भाई, तो सबसे बड़ा चीज़ अभी निकल कर के सामने ये आ रहा है यूपीआई से रिलेटेड। क्या आप भी तो ये गलती नहीं कर रहे हैं यूपीआई से रिलेटेड? यूपीआई से अगर पेमेंट करने की गलती कर रहे हैं तो कैसा हम यूपीआई पेमेंट करें, कितना का पेमेंट करें, कितना का नहीं करें, किसको पेमेंट करें, किसको नहीं करें, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में। और अगर आप कुछ यूपीआई का ट्रांजेक्शन ऐसा वैसा करते हैं तो इनकम टैक्स की तरफ से आपको नोटिस आ सकता है। तो वैसे इससे हम लोग कैसे बचे, ये सारी चीज़ों का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर में। चलिए स्टार्ट करते हैं अब आज का वीडियो। दिया हुआ है क्या, क्या आप भी यूपीआई ट्रांजैक्शन करते समय इन गलतियों को करते हैं क्या? तो हो जाए सावधान, क्योंकि अब आपको भी इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकती है। तो भाई क्यों नोटिस आएगा, हम ऐसा करें क्या है कि जो कि नोटिस आ जाएगा? तो यूपीआई का ट्रांजैक्शन हम लोगों ने कुछ गलत सा किया है, यानी यूपीआई के मामले में कोई नहीं जान रहा है कि कितना लिमिटेशन होना चाहिए। जिस तरह से बैंकों में हर एक बैंकों का अपना अपना अलग अलग होता है कि ट्रांजैक्शन करने पर कितना लिमिटेशन होना चाहिए, एक दिन में कितना होना चाहिए, एक महीने में कितना होना चाहिए या साल में कितना होना चाहिए, ये सभी बैंक अपने अपने तरीके से वहाँ पर आपको देती है। और वो भी क्या करती है, कहीं ना कहीं वो गाइडलाइन फॉलो करती है, इनकम टैक्स को देखते हुए भी वो गाइडलाइन फॉलो करती है, या आरबीआई के कुछ निगोशिएबल के अंतर्गत में आकर के वो भी वहाँ पर फॉलो करती है। तो कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को यह जानना होगा कि हम यूपीआई से कैसा काम करें कि हम लोगों को इनकम टैक्स से तरफ से नोटिस नहीं आ सके। अगर आए भी तो हमको क्या करना चाहिए अगर आ गया तो सबसे पहले बात होगा क्या कि इनकम टैक्स की तरफ से जो आने वाला चीज़ है, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स फॉर डिस्क्लेमर फॉर द बैंक ट्रांजेक्शन लिमिटेशन, कहता है क्या कि सबसे पहले बात हमको ये जानना चाहिए कि इनकम टैक्स के दृष्टिकोण से या इनकम टैक्स के अनुसार से बैंकों का ट्रांजैक्शन कितना लिमिट किया गया है। पहले एक छोटी सी चीज़ें हम इसमें जानकारी कर ले या क्लियर कर देते हैं कि अगर कोई भी बैंक, सभी बैंक का अपना अपना अलग अलग होता है, तो कहता है सभी बैंक को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तरफ से सभी के खाताधारियों को नकद लेन देन पर कुछ लिमिटेशन लगाए गए हैं, जो कि निम्न है। कहता है क्या कि यहाँ पर इनकम टैक्स के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हर एक बैंकों को यह सख्त हिदायत है कि आप अपने जितने भी अकाउंट होल्डर हैं उन लोगों पर कुछ न कुछ क्या किया जाए, एक लिमिटेशन आप लगाइए, जिससे कि वहाँ पर उसके अकाउंट में जो होने वाली अननेसेसरी ट्रांजैक्शंस है उनको रोका जा सके। तो यहाँ पर किन किन बातों को वहाँ पर बताया गया है कि क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले होता है क्या कि आपके सभी बचत खातों पर, सबसे पहला बात ये भी आप जानिए क्या, ये वीडियो सेविंग अकाउंट वाले लोगों के लिए है कि जो कि सेविंग अकाउंट से आए दिन बहुत ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन, बल्क मात्रा में आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उससे सावधान होने का ज़रूरत है। तो यही बात है क्या कि सभी आपके बैंक बचत खाता जितना भी होता है, बैंक में आपके बहुत सारे खाते होते हैं, उसमें से एक आता है बचत खाता, बोलते हैं सेविंग अकाउंट। तो कहता है सेविंग अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में बोले तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च का हमारा फाइनेंशियल ईयर रहता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपका जो अमाउंट है 10 लाख से अधिक कोई भी नकद जमा राशि है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को विधिवत सूचित करना होता है। यानी कहने का मतलब क्या हो जाता है कि अगर आपका सेविंग अकाउंट है, तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका सेविंग अकाउंट है और सेविंग अकाउंट में आप अपने नामित 10 लाख रुपए से ज़्यादा अगर जमा कर दिए हैं तो दिक्कत वाली बात है।
यहाँ पर उसने इनकम टैक्स के दायरे में यह कहा गया है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है, कोई भी ऐसा अकाउंट होल्डर जो कि एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख का ही उसमें ट्रांजैक्शंस हो सकता है या जमा कर सकते हैं उसमें राशि। जो भी आप डिपॉजिट करिएगा वो पैसा कितना होना चाहिए, 10 लाख रुपए तक ही आप डिपॉजिट कर सकते हैं अपने नाम से। अगर आप उससे ज़्यादा दे दिए हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपको यह बताना होगा कि कहाँ से हम पैसा लेके आए हैं, पूरा क्लियरिफिकेशन देना पड़ जाएगा आपको। फिर होता है यही दूसरी ओर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूपीआई पेमेंट के लिए कोई अमाउंट स्पेसिफाई नहीं किया है। जिस तरह से हम लोगों ने देखा क्या कि अकाउंट होल्डर के लिए कुछ एक लिमिटेशन तय किया है, एक दायरा दिया हुआ है, लेकिन यूपीआई के लिए आज तक कोई गाइडलाइन आया ही नहीं है कि यूपीआई से कितना ट्रांजैक्शन करना चाहिए, कितना ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए। ये आपका नहीं होने के बदलत अगर मान लीजिएगा कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लिमिटेशन नहीं दिया गया है तो इसके चलते में हम लोग करते क्या है, कुछ गलतियां कर बैठते हैं। क्या चीज़ों का, क्योंकि अमाउंट का स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो लोग इसी भ्रम में लाखों का मनचाहा ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। और वैसा बात है भाई कि अगर हमको कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई दायरा नहीं दिया गया है तो हमको मन है जितना मन करता है हम उतना ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्या कि आप हमको बोले क्या कि सर एक काम करिए 10,000 रुपया लीजिए, 10,000 रुपया हमको दे दीजिए, तो हम भी क्या करते हैं, चलो भाई दे दो, हमको यूपीआई से ट्रांसफर कर दो। और यूपीआई जो है हमारा वो लिंक कहाँ से होता है, एसबीआई या एचडीएफसी के सेविंग बैंक से, जो भी आपका बैंक होगा उस बैंक से आपका क्या हो रहा है, यह कनेक्टेड रहता है यूपीआई। तो हम लोग उस समय कुछ देखते नहीं है, हाँ भाई यह चीज़ है, दो 10,000 रुपया, तुम 10,000 रुपया ले लो। तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ सोचने वाली बातें हैं कि हमको ये करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो वहाँ पर तो आप कुछ सोचिएगा नहीं, वहाँ पर तो बस पैसे का आपको लेन देन करना है कि आप पैसा दिए, वहाँ पर पैसा लिया, कहानी खत्म हो गया। तो यहाँ पर बात होता है क्या कि अगर कोई ट्रांजैक्शन का लिमिटेशन होता तो हम लोग कहीं ना कहीं यह बातों के लिए बाध्य होते कि कुछ ना कुछ है। तो आपको यह बता दें कि आगे चलकर हमको ये पता चलेगा कुछ ना कुछ बाध्य जरूर होगा। तो इसी के लिए हम लोगों को, बहुत से लोगों में यूपीआई से रिलेटेड कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वाले बातें हो सकते हैं। और जैसे कि हम लोग वही बात किए क्या कि अगर कोई लिमिटेशन नहीं है तो हमारे पास मन चाहा लाखों का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसमें हम कोई भी दो राय नहीं सोचेंगे क्या कि ये करेंगे तो ऐसा होगा, वो करेंगे तो वैसा होगा। तो ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग यानी भ्रम रह जाता है हमारे मन में, या मिथ हो जाता है कि चलो भाई कोई बात नहीं है, कुछ दिया ही नहीं गाइडलाइन तो हमको जैसे मन होता है वैसे कर लेते हैं। लाखों का तो लाखों का ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, 10 लाख है तो 10 लाख, 20 लाख है तो 20 लाख, लाखों लाखों का ट्रांजैक्शन आप करते लगते हैं अपना स्टार्ट यूपीआई से। तो यहाँ पर यूपीआई से आपको उतना का ट्रांजैक्शन करना है नहीं। तो यहाँ पर बात हो जाता है कि कुछ क्वेश्चन एराइज होता है। यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन एराइज होता है, क्वेश्चन एराइज होने का जो रीजन है वो क्या क्या है, हम लोगों के जो माइंड में ये चलता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बातें, तो जरा सा देखिए क्या क्या होता है। तो क्या है, पहला जो क्वेश्चन आ रहा है मन में कि पिछले 2-3 वर्षों से यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं तो कहाँ कोई नोटिस आ रहा है। हम लोग ये कहते हैं कि कोई अगर बगल से बोल दे कि भाई देख अगर तुम यूपीआई ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा करोगे तुम्हारे यहाँ नोटिस आ जाएगा, तो हमको कहाँ से नोटिस आएगा भाई। हम तो बोलेंगे देख ना भाई हम 2-4 साल से पहले से हम बिजनेस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा में हम काम कर रहे हैं, कहाँ हमको कोई नोटिस आ रहा है। तो भाई नोटिस आ सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ तो पहला चीज़ हो गया क्या कि हमको तो पता है क्या कि हम ये काम कर रहे हैं, हमको नोटिस नहीं आया है तो हम काम फिर भी करना स्टार्ट कर देंगे अपना। फिर होता है क्या कि हम लोगों को यूपीआई पेमेंट की दुनिया के किसी भी जगह से करें, इससे इनकम टैक्स वाले को कैसे पता चलेगा। बात ये है, दूसरा माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि एक काम करते हैं, हम कहीं पर भी चले जाए और वहाँ से हम अपना यूपीआई ट्रांजैक्शन करें, किसी भी देश के किसी भी कोने से जाके करें, तो इनकम टैक्स को क्या पता चलेगा भाई। इनकम टैक्स तो बैंक का अकाउंट देखने वाली होती है, तो हमको कहाँ से पता चलेगा। चलिए भाई कोई बात नहीं, ये भी क्वेश्चन हम देखेंगे क्या होता है। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हम लोगों का मन में यह भ्रम बैठा रहता है कि वैसे लोगों का होता है भ्रम। देखिएगा इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं क्या कि कुछ किन्हीं लोगों को यह क्वेश्चन में थोड़ा सा लगेगा कि हाँ भाई ये हमको डिनोट किया गया है या चाहे कुछ भी, लेकिन होता जो है वही चीज़ यहाँ डिनोट किया गया है। क्या है, इस क्वेश्चन में कहा गया कि सबसे बड़ा मिथ ये है वैसे लोगों को होता है जब वो कोई न्यूज़ में यह देखते हैं कि जैसे ही कोई न्यूज़ चलता है
तो न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें आने लगती है, वो भी इनकम टैक्स के रिगार्ड से। तो इनकम टैक्स के रिगार्ड से आ जाता है क्या कि आपका न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम जो पहले था वो आज थोड़ा सा एक्सीड कर दिया गया है। पहले रिजीम था 5 लाख रुपया तक अगर किसी इंसान का आय होता है तो आपको टैक्स नील चुकाना पड़ता है या नील देना होता है। और अगर आपका अभी के अनुसार से न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार से यह बात आया है क्या कि इनकम टैक्स 24-25 के अनुसार से यह बात किया जा रहा है कि अगर कोई भी लोगों का व्यक्तिगत आय 7 लाख रुपए से अगर ज़्यादा है तभी आपको इनकम टैक्स देना है, और नहीं है तो आपको वहाँ पर जीरो टैक्स पे करना है। तो लोगों को ऐसा लगता है तो अगला बोल देता है कि हाँ भाई यहाँ पर तो हमारा 7 लाख से कम है तो हम भरेंगे क्यों। तो वहाँ पर भी आपका ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि हाँ भाई हमारा तो इनकम 7 लाख से कम है तो हमको क्यों वहाँ पर इनकम टैक्स भरने का जरूरत है भाई, हम इनकम टैक्स क्यों भरे। तो यह बात किया जाएगा भाई क्यों भरेंगे क्यों नहीं भरेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यही आ रहा है, लेकिन इससे पहले हम लोग को कुछ करने से पहले कुछ चीज़ें हमको जानने होते हैं। क्या जानना होगा, तो सबसे पहला बात होता है पिछले 2-3 सालों से जो यूपीआई के साथ आप ट्रांजैक्शन लेन देन कर रहे हैं इसमें बहुत सारे अमाउंट आप अननेसेसरी कर दिए होइएगा या कुछ न कुछ अमाउंट आप किए होइएगा जो कि आपको पता नहीं चलता है कि आपने कितने का ट्रांजैक्शन किया है, क्योंकि आपको तो अपना बिजनेस से मतलब है, कोई पैसा सामान लेता है पैसा देता है, ये करते हुए हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। और इसमें होता है क्या, यूपीआई के बारे में किसी को कोई अपडेट नहीं होता है। ऑब्वियस सा बात है, किसी को अपडेट होगा तभी तो हम लोग ये काम करेंगे कि हाँ भाई यह यूपीआई का एक नया निर्देश आया है कि 10,000 रुपया से कम ही आपको ट्रांजैक्शन करना है, तब तो हमको एक मिल जाएगा नोटिस कि हाँ भाई ये काम होता है। तो यहाँ पर तो ऐसा कोई नोटिस नहीं है, आपको जितना मन है उतना कर दीजिए। तो वहाँ पर कहता है क्या कि इसके बारे में कोई अपडेट नहीं होता है, तो लोग इसी चक्कर में लाखों का अपने मन मुताबिक से क्या करने लगता है, ट्रांजैक्शन करना स्टार्ट कर देता है। अब ट्रांजैक्शन जो करेगा तो और फिर उन लोगों को ये भी लगता है कि हम पिछले 2-3 साल से या 5 साल से हम बिजनेस कर रहे हैं, कहाँ कोई इनकम टैक्स का नोटिस हमको पड़ा है भाई। तो आपको यह बता दें कि अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो आपको इस साल से कोई मतलब नहीं है, इनकम टैक्स कभी भी आपको यह नोटिस भेज सकती है। हाँ, आप सही ये सुन रहे हैं, क्या चीज़ कि यूपीआई का जो भी आप काम कर रहे हैं तो यूपीआई में आपका अपडेट तो नहीं है, लेकिन यूपीआई से किया गया कुछ अननेसेसरी ट्रांजैक्शंस के ऊपर इनकम टैक्स आपको नोटिस भेज सकती है। यह आप ये नहीं सोचिएगा कि हम तो 3-4 साल पहले काम कर चुके हैं तो उसके पहले हमको तो कोई नोटिस आने वाला है नहीं। तो यहाँ पर बात हो जाता है क्या कि जो भी इस साल भी लाखों का, तो यही हिसाब से हम लोग क्या सोच लेते हैं, चल भाई हम पिछले साल से 4-5 साल से कर रहे हैं, कोई नोटिस आया नहीं है तो इस साल भी हम कर देते हैं पूरा रपट करके, यानी जितना भी होता है लाखों का लाखों हम फिर से ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। तो आपको यह बता दें, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि इसको एग्जाम्पल के थ्रू कुछ समझने का कोशिश करते हैं कि क्या होता है। कुछ ट्रांजैक्शंस होता है यूपीआई के अंतर्गत में, मान लेते हैं क्या कि हमने 2020 से अपना इनकम टैक्स रिटर्न डालना शुरू किया है। देखिए सबसे पहला बात होता है किसको नोटिस आएगा भाई, किसको नोटिस आएगा, तो नोटिस उन लोगों को पर जारी किया जाता है जो इनकम टैक्स भर रहे हैं, और जो नहीं भर रहे हैं उनको भी आ सकता है। तो यहाँ पर मान लीजिए क्या कि हमको यहाँ पर इनकम टैक्स हम भरना स्टार्ट किए हैं 2020 से, तो 2020, 21, 22 ऐसा चलते जा रहा है, 23, 24 भी आ गया भाई, तो हम इतना साल काम कर दिए हैं तो हमको कोई तरह का दिक्कत नहीं हो रहा है। तो ये हम लोग काम करते गए हैं, आगे बढ़ते गए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, जैसे ही यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर मान लेते हैं क्या कि 2020-21 में हमने यूपीआई से ट्रांजैक्शन किया है कितने रुपए का, 20 लाख रुपए का। कितने का, 20-21 में हमने ट्रांजैक्शन किया है 20 लाख रुपए का। कब, तो हम तो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हमको कोई लिमिटेशन दिया नहीं गया, तो हम तो अपना लाखों लाखों कर रहे हैं भाई, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 20-21 के आप फिनेंशियल ईयर में 20 लाख का ट्रांजैक्शन कर लिए हैं। फिर अगर आगे देखें तो यहाँ पर वो किससे हो रहा है, तो यूपीआई से हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। और यूपीआई से ट्रांजैक्शन करने का मतलब क्या है कि हम लोग कभी क्या कर रहे हैं, 2021-22 में हम लोग 25 लाख का किए हैं, और 22 से 23 में हम लोग जो किए हुए हैं वो 20 लाख का ट्रांजैक्शन किए हैं।
और इसी भ्रम में तो हम जीना स्टार्ट कर देते हैं। क्या हम तो इतना इतना पिछले सालों से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, हमको कहाँ नोटिस आ रहा है? लोग बोलने के लिए बोल रहा है तो हम उसके बातों पर क्यों विश्वास करें? जब हम काम कर रहे हैं और हम काम करके यह देख रहे हैं कि हमको कोई नोटिस आ ही नहीं रहा है, तो हम फिर क्यों दूसरे के बातों पर विश्वास करें? और यही बातों का जो भ्रम रहता है हमारे मन में पला हुआ कि हाँ भाई हम तो अपना काम कर रहे हैं, ऑब्वियस सा बात है, आप काम कर रहे हैं तो बेहिचक काम कर रहे हैं, निडर होकर काम कर रहे हैं कि हम तो यही काम किए हुए हैं। लेकिन आप आगे चल करके आपको यह फंसने वाला काम हो सकता है, अभी तो आपको कुछ नहीं लगेगा। तो यहाँ पर कहता है ट्रांजेक्शन बाय यूपीआई कब? 23-24 में भी आपने कुछ काम किया है, क्योंकि भाई आप इतना काम कर लिए तो 23-24 में भी आप सोचिए क्या चलो कुछ हुआ ही नहीं है तो 23-24 में भी हम काम कर लेते हैं, 23-24 के बाद 25-26 में भी काम कर लेते हैं, ऐसा हम लोग करते चले जाते हैं कुछ यूपीआई ट्रांजेक्शन से। यानी कहने का मतलब है क्या कि सारा चीज और ये जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, और हम लोगों को ये भी लगता है क्या कि चलो भाई हम तो यूपीआई से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो हमको टेंशन नहीं है, हमारा जो भी इनकम टैक्स वाला होगा वो तो हमारा बैंक को देखेगा, हमको हमारे यूपीआई से क्या लेना देना है, उसको हमारे बैंक को देखेगा, वो बैंक में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर तो सही बात है कि आप जितना भी धन कमा रहे हैं यूपीआई के माध्यम से वो कहीं ना कहीं तो जाकर के स्टोर हो रहा है, और वो कहाँ पर स्टोर हो रहा है भाई? वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बैंक में ही स्टोर हो रहा है। तो हमको तो लग रहा है कि चलो भाई यहाँ पर हमारा बैंक का बात हो रहा है तो यहाँ पर इनकम टैक्स हमारी बैंक को देखेगी, और वैसा बात है आपकी बैंक को भी चेक करेगी। तो आगे भी देखते हैं कि क्या है, इनकम टैक्स का कुछ फरमान भी तो है। यहाँ पर फरमान क्या है? तो आपको यह बता दे कि जब से आप आईटीआर फाइल करना प्रारंभ करते हैं या किए हैं तब से लेकर के 8 साल में कभी भी इनकम टैक्स आपको किसी भी लेन देन के प्रति नोटिस भेज सकती है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि हम तो 2-4 साल बढ़े थे तो हमको कोई नोटिस ही नहीं आया, तो आपको यह बता दिया जाए कि आप जब से आप इनकम टैक्स भर रहे हैं, मान लीजिए 2020 से भरे हैं, अगर 2028 तक हम चले हुए हैं तो 2028 में आपका 2020 में किया हुआ कोई भी ट्रांजेक्शन पर यहाँ पर आ सकता है नोटिस। तो आपको 8 साल बैक में भी आपको नोटिस भेज सकती है इनकम टैक्स। तो हम कभी ये भ्रम में न रहें कि यहाँ पर तो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो इनकम टैक्स हमको करंट ईयर का यहाँ पर मांगेगी, कोई भी नोटिस करेगी, ऐसा नहीं है। वो पिछला कभी भी 8 साल का कोई भी रिकॉर्ड वो पलटा करके देख लेगी और उसको वहाँ डाउट हो गया तो वह तुरंत आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक नोटिस भेज देगी कि आप यह जो ट्रांजेक्शन किए हैं इसका आकर के हमको क्लियरिफिकेशन दीजिए, तब जाकर के हम इस बात को छोड़ेंगे, नहीं तो फिर आप फंसिएगा और पेनल्टी के हकदार बनिएगा। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर इनकम टैक्स के अनुसार से यहाँ पर बताया भी गया है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149 के अनुसार से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लीगली अलाउड सेंड टू, कब से, एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर, टैक्स पेयर अ नोटिस इन नेक्स्ट 8 ईयर, यानी जो हमारा गत आपका 8 वर्षों से है, कब से? तो डेट ऑफ फाइलिंग द आईटीआर, जब से हम आईटीआर फाइलिंग किए हैं उस समय से लेकर के आज तक 8 साल तक, अगले 8 साल तक में कभी भी आपको नोटिस भेज सकती है। अगर आप दिया हुआ है कि 22-23 में अगर आप कोई चीज भरना स्टार्ट किए हैं तो 8 साल का मतलब क्या हो जाता है, 2030 और 31 में भी यह नोटिस आपको कर सकती है जारी। तो इसीलिए यह भ्रम कभी मत पालिएगा दोस्तों कि हम लोगों का तो ट्रांजेक्शन आगे चल रहा है तो हम लोग कोई भी तरह का काम कर लेते हैं तो कोई तरह का दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है कि आपको कभी भी यह, आप 8 साल के अंतर्गत में कभी भी आपको यह नोटिस आ सकता है उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। तो इसीलिए हम लोग कुछ आगे भी बात करें कि अगर हम लोग ऐसा करें तो हम लोगों के साथ क्या होने वाला है, कि कोई भी तरह का चीज होता है तो हम लोग कैसे वहां पर आगे। फिर आता है नेक्स्ट क्या, हम लोग यूपीआई पेमेंट के दुनिया में किसी भी जगह से करें, इससे इनकम टैक्स वाले को कैसे पता चलेगा? दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का था, हमारे जो मन का जो क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन हम लोगों के जो मन में चलता है कि हम जो आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, हम दुनिया के किसी भी छोटे शहर में या बड़े शहर में, गांव से कहीं से जाकर के हम यह ट्रांजैक्शन कर देते हैं, तो हमको तो टेंशन क्या चीज़ का है,
हमारा वहाँ पर कोई टेंशन है ही नहीं। इनकम टैक्स हमको देखने थोड़ी आती है कि हम कहाँ से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, हम दिल्ली से कर रहे हैं, पंजाब से कर रहे हैं, भागलपुर से कर रहे हैं, कि हम कलकत्ता से जाकर कर रहे हैं। कहीं से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक में ऐसा थोड़ी आता है कि हाँ भाई आप यहाँ से ट्रांजेक्शन किए हैं, यूपीआई के माध्यम से हुआ है तो यूपीआई में तो सिर्फ दिखता है आपका क्या पैसा डिपॉजिट हुआ है, यूपीआई का आपके नाम पर दिखता है, और आपका तो और कुछ नहीं दिखता है। तो आपको यह भी बता दिया जाए कि हम लोगों को यह दूसरा भ्रम होता है कि दुनिया के किसी भी बड़े शहरों में या छोटे शहरों में या गाँवों में जाकर के यूपीआई पेमेंट करने से इनकम टैक्स वाले जो है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले को जानकारी नहीं होती होगी, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो बैंक अकाउंट को ट्रैक करती है, लेकिन हम होते हैं वहाँ पर गलत, क्योंकि बैंक अकाउंट को आपका ट्रैक नहीं किया जाता है। आप जितना भी अकाउंट खोले होइएगा, जितना भी एसबीआई क्या कहते हैं सेविंग अकाउंट में खाता खोले होइएगा, सेविंग अकाउंट से रिलेटेड, चाहे एचडीएफसी हो, चाहे यूको बैंक हो, चाहे एसबीआई हो, चाहे अनदर बैंक में आप जाकर के अपना खाता खोल रखे हो, तो वहाँ पर आपको एक पैन कार्ड देना होता है। वहाँ पर आपका जो वहाँ पर होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो आपका कभी भी बैंक अकाउंट चेक करती ही नहीं है। वो सीधा सा नज़र आपके पैन कार्ड पर गड़ाए रखती है कि आपने क्या किया है। आपका पैन कार्ड ही सब चीज़ बताता है कि आपने कहाँ कहाँ से क्या क्या ट्रांजेक्शन्स किया हुआ है। तो यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी बैंक अकाउंट को ट्रैक नहीं करती है। हम लोगों ने यही तो बात किया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो होती है आपके बैंक अकाउंट को कभी भी ट्रैक नहीं करती है। तो ट्रैक करती किसको है भाई? वहाँ पर कहता है बैंक अकाउंट कनेक्टेड विथ पैन। जो बैंक अकाउंट होती है ना, वो हम लोगों की क्या होती है, कहीं ना कहीं वह यूपीआई से हम ट्रांजेक्शन तो करने के लिए करते ही हैं, और साथ ही साथ वो कहाँ से करते हैं, यूपीआई से करते हैं। तो वो पैसा जो होता है वो कहाँ जाके जमा होता है हमारा, तो हमारा जमा होता है कहाँ पर, बैंक में। और बैंक से जो जमा होता है और वो कहाँ से कनेक्ट होता है, बैंक किससे कनेक्ट है भाई, तो बैंक कनेक्ट है हमारे पैन कार्ड से। तो आपको यह चीज़ बता दें कि पैन कार्ड ही एक ऐसा चीज़ है, वहाँ पर जितने भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले हैं वो इसको ट्रैक करते हैं कि आप क्या काम किए हैं, उससे क्या दिक्कत है। आपका हजारों बैंक में खाता होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैन कार्ड तो एक है, वहाँ पर तो आपको पता चल जाएगा। तो इसका मतलब है क्या कि सब एक दूसरे से लिंक है। तो हमको बस सीधा सा बात है, एक ही चीज़ को पकड़ना है, किसको, वहाँ पर आपके पैन कार्ड को पकड़ेंगे, वहाँ पर सारी हमारी गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी। यानी इनकम टैक्स इसीलिए तो इसको बनाया कि आप आइए भाई, कौन सा, पैन कार्ड लेकर के। पैन कार्ड से पहले क्या था, पैन कार्ड उतना नहीं था, लेकिन अब नेसेसरी कर दिया गया है, पैन कार्ड आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका कुछ 50,000 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं हम लोग बैंक में जाकर के, वहाँ पर अकाउंट में पैसा किसी का जमा करते हैं, तो वहाँ पर 50,000 से अगर ज़्यादा करने जाते हैं तो आपसे पैन कार्ड का डिमांड कर लिया जाता है कि पैन कार्ड आप दीजिए। इससे क्या पता चलेगा, आपके पैन कार्ड से पता चल जाता है कि आपके खाते में इतना रुपया आपके नाम से जमा हुआ। जैसे हम जमा करते हैं वहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में यह मैसेज चला जाता है कि बंदे के अकाउंट में यानी पैन कार्ड नंबर पर इतना रुपया जमा हुआ। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर होता है क्या कि अकाउंट से पैन कार्ड लिंक होने के कारण हमारी सभी तरह के लेन देनों का डेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चली जाती है। और इसके साथ लोगों को और एक मिथ हो जाती है क्या, जैसे कि अगर इसके साथ साथ में अगर देखा जाए तो लोगों को एक दो चीज़ बात और भ्रम में डाल देता है क्या, कि हमारे पास तो एक बैंक है भाई, तो एक बैंक अकाउंट है, तो एक बैंक अकाउंट से हम कितना लेन देन कर सकते हैं एक दिन में, 1 लाख रुपया। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, 4-5 बैंक अकाउंट खोल देते हैं। 4-5 बैंक अकाउंट खोलेंगे तो 4-5 बैंक अकाउंट से हम लोग काम करेंगे। तो एक अकाउंट से हम 1 लाख करते हैं तो 5 अकाउंट रहेगा तो 5 लाख करेंगे। तो वहाँ पर हमारे इनकम टैक्स को क्या टेंशन है, हम तो वहाँ पर उसको जानकारी दिए कि देख भाई हमारे पास ये वाला बैंक है, हमारा यही बैंक का हम शो किए हुए हैं। बहुत लोग के माइंड में अभी भी यही चलता होगा क्या, कि कुछ लोग अभी इनकम टैक्स भर रहे होंगे तो उनको ये लगता होगा कि इनकम टैक्स में तो हम लोगों ने जो भरने का था वहाँ पर तो अकाउंट नंबर जो दिया गया होगा तो हम तो एक दिए हैं, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसी से मतलब है। लेकिन आप गलत हैं, वहाँ पर एक से मतलब नहीं है। वहाँ पर आपका क्या होता है, वो आप डाले हैं सिर्फ और सिर्फ क्या करने के लिए, टीडीएस का पैसा रिवर्स पाने के लिए, बस इसके लिए होता है और किसी चीज़ के लिए नहीं होता है। आपका अकाउंट में कितना जमा हुआ है, आप 4-5 बैंक अकाउंट में अगर खाता रखे हैं तो वहाँ से वो आपका कलेक्शन करता है कौन, यह पैन कार्ड कलेक्शन करके वहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाता है।
तो इसीलिए क्या होगा कि यही कहता है क्या कि ऐसे में मेरे पास मान लीजिए 5 बैंक अकाउंट है, तो 5 बैंक से हम लेन देन करेंगे, इससे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले को पता नहीं चलेगा। ये तो हमारे मन की बातें हैं कि ये नहीं चलने वाला है, लेकिन आपके पास कई अकाउंट होने से फर्क नहीं पड़ता है। यानी क्या हो जाता है कि हम लोगों के पास हो जाता है कि एक डेली लिमिटेशन है कि यूपीआई में 1 लाख रुपया तक ही ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। तो अगर एक फेल हुआ तो हम दूसरा स्टार्ट कर देते हैं, दूसरा हुआ तीसरा स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम 4-5 रख लिए तो हमको टेंशन नहीं होता है। लेकिन टेंशन का तो घर आप पहले ही पाल रखे हैं, क्या चीज़ों करके कि जो पैन कार्ड हमने यूज़ कर लिया उसमें, तो यही चीज़ तो आपको दिक्कत कर देता है कि आपको क्या करना होगा। तो इसके साथ लोगों को और एक मिथ हो जाता है क्या कि मैं एक बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपया का लेन देन कर सकते हैं, तो ऐसे में मेरे पास 5 बैंक अकाउंट है, तो हम क्या करेंगे 5 लेन देन आराम से कर सकते हैं हम लोग, और इससे भी इनकम टैक्स वाले को पता चलेगा ही नहीं। और आपके पास कई अकाउंट होने से आपको भी क्या हो जाता है, बाद में आपको फर्क पड़ने वाला है ही नहीं, कि हमको फर्क पड़ता ही नहीं है इस बातों से कि वो क्या किया गया है क्या नहीं किया गया। कुछ यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि क्या क्या चीज़ होने वाला है। जैसे मान लीजिएगा कि हमारा जो खाता है वो कुछ एसबीआई में है, जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे कि एचडीएफसी में है, जैसे कि यूको बैंक में है, यहाँ पर हमने डीमैट अकाउंट खोल रखा है, पीएनबी में है, आईसीआईसीआई में है, एचएसबीसी में है, ये सभी जगह पर हमारा है भाई। यहाँ पर हमारा सभी जगह पर खाता है। तो खाता होने से मतलब नहीं है, खाता तो है आपका, लेकिन सब एक दूसरे से कनेक्ट है। किससे कनेक्ट है भाई? तो यहाँ पर हम लोगों को जो कनेक्ट है कुछ इनसे कनेक्ट है भाई। किससे? यह पैन कार्ड से हमारा ये कनेक्ट किया गया है। ये जितना भी तरह का चीज है वो सब किससे कनेक्ट है? ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से यहाँ पर इंटरकनेक्ट है। यानी हम जितना भी डेली का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या किसी भी तरह से ट्रांजेक्शन कर पा रहे हैं, वो सारा का सारा ट्रांजेक्शन हमारा काउंट होता है किस पर? इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो पैन कार्ड हम लोगों को इंडिविजुअली यहाँ पर इशू किया हुआ है, इस पर ही आपका टोटल चीज लिंक होने के कारण आपका पूरा बायोग्राफी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाता है। वो आपके घर आने वाली नहीं है, वो वहीं से बैठे बैठे क्या करेगी, आप पर निगरानी भी करने वाली है। वो मॉनिटरिंग करती है किस पर? हर एक पैन कार्ड होल्डर पर वो निगरानी करती है। तभी जाकर के उनको पता चल पाता है कि इतना रुपया है। हाँ, कैश में आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कैश आप अपने पास रखे हुए रहते हैं, इससे इनकम टैक्स को कोई पता नहीं चलता। लेकिन बैंक में अगर पैसा जमा हो गया है किसी भी कारण से, तो वहां पर आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर निगरानी रखे हुई है। तो ऐसे में क्या होता है, किसी भी बैंक में अकाउंट हो, लिंक तो पैन कार्ड से ही होगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो होता है वो किसको करता है ट्रैक? वो पैन कार्ड को ट्रैक करता है। इस कारण से हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाता है कि जितना भी अकाउंट में हो रहा है हलचल, वो सारा चीज, जैसे मान लीजिए क्या कि हमने यहाँ पर एक 10,000 रुपये का रखा है पैसा, इसमें हमने रखा है 20,000 रुपये का। हम लोगों को बस दिमाग में यही चलता है क्या, सभी बैंक अकाउंट है, अलग अलग है, तो हमको क्या पता है, इनकम टैक्स को तो हमने बता रखा है क्या, एक अकाउंट है, 2 अकाउंट है, तो उससे उसको कोई लेना देना नहीं होता है। तो यहाँ पर 10,000 हो, इसमें 20,000 हो, इसमें मान लीजिए 50,000 हो, अगर कुल मिलाकर के यह देखा जाए, कुल मिलाकर के आपके पास 5 लाख रुपया हो रहा है, तो आपको लगेगा क्या कि हमने तो इनकम टैक्स को एक ही अकाउंट शो किया है, तो एक अकाउंट पर दिखेगा वहां पर अकाउंट। तो यहाँ पर हम गलत है। ये क्या करता है, टोटल अमाउंट को वह जोड़ करके आपके पैन कार्ड पर शो करेगा कितना रुपया आपके पास है, 5 लाख रुपया। और आप हिसाब दीजिएगा कितने रुपए का, 20,000 रुपये का, 40,000 रुपये का। तो वहाँ तो इनकम टैक्स जरूर है, कहीं ना कहीं आपको बोलेगी अच्छा भाई अभी तो तुम 5 लाख है, उसके दायरे से कम हो, लिमिटेशन कम है, तो आप अभी कुछ भी नहीं बोल पाइएगा। जिस दिन तुम रिगार्ड में आ जाओगे या जब हमारे रिजिम में एंट्री ले लोगे, तब हम उस दिन आपसे पूछेंगे। वही चीज़ होता है, अभी हम लोग गलती करते जाते हैं और आगे बढ़ेंगे, कभी ना कभी तो आप टैक्स भरिएगा। तो उस दिन आपसे यह क्या हो जाएगा, 8 साल के पीछे का रिकॉर्ड निकाल करके इसी तरह के क्वेश्चन में आपको वहां पर क्या कर देगा, ट्रांजेक्शन में फंसा देगा कि बताओ अभी इसमें से जो भी अकाउंट में तुम पैसा रखे थे कहाँ से पैसा लेके आए थे। तब तो हमको वहां पर क्या हो जाएगा, जब तक कि आप क्लियरिफिकेशन नहीं करिएगा तब तक आपका कोई काम नहीं होगा। तो इसीलिए जितने भी लोग होते हैं सब लोग ये छोटी मोटी गलतियां करते ही हैं कि अपना जितना भी काम होता है हम करने के लिए करते हैं,
छोटा व्यापारी लोग यह गलती बहुत ज़्यादा करते हैं, या हम लोग जो गलती करते हैं, हम लोग भी कुछ कुछ गलतियां कर देते हैं क्या, कि बहुत सारा चीज़ है कि हम लोगों को लगता है कि हाँ भाई ऐसा करेंगे तो ऐसा होता ही नहीं है, लेकिन सारा चीज़ तो यहाँ पर आपका पैन कार्ड है। पैन कार्ड आने से ही आपका पूरा चीज़ को डिफाइन कर देता है कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है तीसरा क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे बड़ा वाला मिथ हम लोगों को होता है क्या, वैसा लोग को हो जाता है जो कि यहाँ पर क्या होता है, जब वह कोई न्यूज़ चैनल देख लेते हैं और न्यूज़ चैनल में क्या बता दिया जाता है, एक हेडलाइन आता है कि आज फलाने डेट से न्यू टैक्स रिजीम मेरा 5 लाख रुपया से 7 लाख इंक्रीज कर दिया गया है, कि जिस भी व्यक्ति का 7 लाख रुपया प्रति वर्ष आय है तो उनको इनकम टैक्स पे नहीं करना है, और जिनका कि पुराना वाला में था 5 लाख रुपया था कि 5 लाख रुपया से जिनका भी आय कम रहेगा तो उनको इनकम टैक्स भरने का कोई ज़रूरत नहीं है, यानी उनको टैक्स नहीं पे करना है, नील रेट भरना है। तो उनके लिए ज़रा सा हम बता दें कि क्या होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे खास करके गवर्नमेंट टीचर्स और प्राइवेट वाले लोग होते हैं, तो वह अपना कुछ न कुछ इनकम कमाते ही होंगे। भाई ऑब्वियस बात है कि अगर मान लीजिए कोई भी लोग ऐसा होता है, चाहे वो गवर्नमेंट टीचर हो, चाहे वो प्राइवेट टीचर हो, चाहे प्राइवेट जहाँ पर जॉब करने वाला होता है, सैलरी होल्डर होता है, वो कहीं ना कहीं वो काम करेगा, तो वो क्या हो जाता है कि सारे चीज़ों को वह देखते हुए काम करता है। क्या काम करेगा भाई, तो वहाँ पर कहता है क्या कि इन लोगों को कहीं ना कहीं वो इनकम होता है, इनकम करने का काम करेगा। तो इनकम जो करेगा वो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को दिखा जाएगा कि आखिर ये कैसा इनकम हो रहा है। तो ऐसे में इन लोगों के मन में या इन लोगों के जहन में कुछ न कुछ ऐसा पाल लिया जाता है कि हम तो भाई, हमको तो सैलरी मिल रहा है कुछ और, हम तो अपना टैक्स रिजिम के अंदर ही है, तो हमको भरने का क्या ज़रूरत है। और ऐसा होता है, बहुत सारे टीचर्स लोगों का ये अभी भी कॉन्सेप्ट रहा है, वो इनकम टैक्स के बारे में जानते ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि हाँ भाई हमको तो भाई बस इतने पता है कि 7 लाख से कम है मेरा इनकम, तो हमको भरना है नहीं, हम लोग नहीं भरेंगे। तो ऐसे में इन लोगों को बस यही पता होता है कि ऑल टैक्स रिजिम के अनुसार से व्यक्ति का 5 लाख रुपया से कम है तो वहाँ पर जीरो टैक्स पे करना है, और न्यू टैक्स रिजिम के अनुसार से है तो कितना पे करना है, तो वहाँ पर 7 लाख के अनुसार से है तो वहाँ पर भी जीरो पे करना होगा, जो कि अभी के करंट अनुसार से अगर बात किया जाए तो ऐसे में अगर हम बात करें यहाँ पर जीरो टैक्स पे करना और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, दोनों में बहुत ही अंतर होता है। क्या चीज़, कि इनकम टैक्स जीरो वाला पे करना और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, ये दोनों ही अलग सा बात होता है। कि ये अलग में क्या होता है, अलग अंतर क्या होता है, जरा से यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हमको समझाया गया है। क्या चीज़, एक ऐसे लोग हैं जो कि कोई कंपनी में काम करते हैं, जो कि ये रहे, अब ये मान लेते हैं क्या कि ये मनोज भाई साहब हैं, ये क्या करते हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं और इनको सैलरी मिला है तो बड़ा हर्षोल्लास में है कि आज हमको सैलरी मिल गया है, तो अच्छी बात है भाई, सैलरी मिलेगा ही मिलेगा। और कुछ ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट टीचर में स्कूल में हैं और वो भी क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, तो उनको भी मिलता है। तो बेचारे लोगों का तो अभी हालत बहुत खस्ता ही है अगर कहा जाए तो। अब इसमें से एक दो ऐसे हैं, हमारे भी दोस्त रहे हैं, और हमारे भी दोस्त ऐसे आते हैं, दिन भर जाते हैं यहाँ से, एकदम सुबह सुबह जाते हैं, आते हैं उधर शाम में मुंह लटकाए हुए। पूछा जाता है क्या हुआ सर, क्या बताएं सर, बहुत ही गंदा वाला असर है, क्या बताएं बहुत। तो ऐसे ही लोगों में एक हमारे करीबी दोस्त हैं, नाम नहीं बोलेंगे उसमें कौन है, उनके मन में यही चलता है। हमने एग्जाम्पल खास करके उनके लिए लिया हुआ है ये गवर्नमेंट वाला। क्या चीज़, उनको हमने बोला क्या कि सर एक काम करिए, आप इनकम टैक्स रिटर्न डालिए, तो उन्होंने कहा हमको ये चीज़ कि सर इनकम टैक्स हम लोग क्यों भरेंगे, अभी तो हमारा नया नया जॉब हुआ है, और नया नया जॉब हुआ है तो और हमारे पास क्या है कि इनकम टैक्स हम लोग क्या है, दायरे से ख़त्म है भाई, यानी 7 लाख रुपया आ गया है सर, तो हम लोग क्यों भरेंगे। तो ऑब्वियस बात है, आप क्यों भरिएगा सर, और नहीं भरने का और भरने का क्या रीज़न है, हमने वहाँ पर दोनों बात लिखा है। जीरो टैक्स पे करना और ITR फाइल करना, दोनों में अंतर होता है। दोनों में अंतर क्या होता है, तो यहाँ पर होता है क्या कि ये जो कंपनी वाला लोग है ये काम करता है क्या, मान लेते हैं क्या कि इसका जो मंथली सैलरी बनता है,
मंथली सैलरी मान लीजिए 25,000 है, सपोज कर रहे हैं, और गवर्नमेंट में तो अभी अच्छा खासा है भाई, गवर्नमेंट में कितना है 40,000 हम मान लेते हैं अभी फिलहाल के लिए, ये मंथली हुआ। लेकिन अगर हम बात करें कि यह ईयरली में कन्वर्ट करने का, तो कितना हो जाता है 4,80,000 रुपया होता है। तो इन्होंने देखा क्या कि 4,80,000 रुपया हो रहा है साल भर में, तो हमको तो टैक्स से यह काम क्या हो रहा है, अभी जो नया टैक्स आया है 7 लाख, तो इससे तो हम कम है, तो हम भरेंगे क्यों, चलो कोई बात नहीं। अब ये भी महानुभाव का है, ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं सर एक काम करते हैं, हम तो यहाँ पर 25,000 रुपया कटवा ही, 25,000 रुपया मिल ही रहा है, तो इसमें हमारा क्या होगा भाई, 25 गुना 12 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा सैलरी 3 लाख रुपया। ठीक, अब यहाँ पर उनका 3 लाख रुपया ईयरली बेसिस पर है, वो भी कहेगा क्या कि हम तो भाई नहीं भरेंगे, हमारा भी वहाँ टैक्स रिजीम है। तो आपको एक चीज और बता दें कि सैलरी होल्डर वाले लोगों के लिए एक और चीज फैसिलिटी होती है क्या, एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, टीडीएस। गवर्नमेंट क्या करती है या प्राइवेट वाले लोग क्या करते हैं, यहां पर आपको सैलरी देने से पहले एक टीडीएस काट लेते हैं। वहां पर टीडीएस काटने का वहां पर रीजन होता है, कुछ टीडीएस लोग क्या करवाता है, काटता है। गवर्नमेंट वहां पर टीडीएस इसीलिए काटती है, वो भी टीडीएस भी एक इनकम टैक्स के दायरे में ही आता है, वो भी समझिए एक पार्ट होता है। इनकम टैक्स क्या होता है, जब आप अपना इनकम कमा लीजिएगा फिर आप इनकम भरिए, टैक्स भरिए। लेकिन टीडीएस में क्या होता है, गवर्नमेंट का कहना होता है क्या कि देख भाई, ये तो हमारा क्या कर रहा है, ये पढ़ रहा है या कोई प्रोफेशन का काम कर रहा है, तो प्रोफेशन का काम करते वक्त में इसको सैलरी पेमेंट कर, लेकिन सैलरी पेमेंट करते वक्त में तुम एक काम करो, एक 5% या 10% करके हमारे पास एक टैक्स पहुंचा दो उसका। अब कहिएगा कि हम टैक्स क्यों देंगे सर, टीडीएस का पैसा क्यों देंगे हम, तो टीडीएस का पैसा इसीलिए, वह गवर्नमेंट का कहना है क्या, देख पहले ही वो आकलन लगा लेती है इसको सैलरी आप क्या दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमको लगा 3 लाख रुपया, बोला ठीक है 3 लाख रुपया दे रहा है, कोई बात नहीं, 3 लाख रुपया दे रहा है तो ये तो टैक्स फ्री एग्जेम्पशन है, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम कर, फिर भी तुम इसका काट दो, फिर भी इसका टीडीएस तुम काट लो। ये टीडीएस काटने से क्या हो जाएगा, टीडीएस काटने से हमको एक फायदा होता है, गवर्नमेंट को फायदा क्या हो जाता है, पहला फायदा होता है कि वह समय से पहले यानी करंट ईयर में कमाया हुआ धन का आपको टैक्स पहले ही वसूल लेती है, पहला। दूसरा वो होता है क्या कि वह चीज़ों का एक ऐसा चीज़ हो जाता है क्या कि जो कि इनकम टैक्स दायरे में हो जाता है, कि अब आपके पास है क्या कि अगर मान लीजिए आप टीडीएस कटवा दिए, आपके अकाउंट से टीडीएस कट गया है, तो अब क्या सोचिएगा, अब तो टीडीएस कट ही गया है तो अब करे क्या, टीडीएस कट गया तो चल भाई, अब जब गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले ही लिया तो अब इनकम टैक्स नहीं भरने का कॉन्सेप्ट बचा ही नहीं है, क्योंकि टैक्स पहले ही जमा हो गया तो अब इनकम टैक्स भरिए देते हैं, चल भाई इनकम टैक्स भर देते हैं। गवर्नमेंट को यहाँ पर एक डर सताता है, क्या चीज़, कि वो कहता है कि अगर हम सैलरी दे देंगे तो बाद में ये बंदा हमको इस इनकम के बारे में जानकारी देगा या इनकम टैक्स भरेगा कि नहीं भरेगा, इसका कोई गारंटी नहीं हो, बाद में हमको नोटिस करना पड़ेगा, चाहे कुछ करना पड़ेगा। तो उससे पहले एक काम करते हैं, टीडीएस से पैसा पहले काट लेते हैं। टीडीएस से पैसा पहले काट लेने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, वो पैसा तो हम लोग टैक्स का मामले में जमा कर दिए, लेकिन अगले को बोल दिया गया कि चल भाई जिस दिन भी हम तुमको यह पैसा वापस चाहिए टीडीएस का, तो इनकम टैक्स तुम भरोगे तो हम तुमको ये वापस कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने अपने अंडर कंट्रोल में इनको रखा हुआ है। तो अब बताइए कि आप तो सोचिएगा क्या कि अब हम लोगों को ऐसा है, जो ये महानुभाव लोग हैं इनका भी टीडीएस कट रहा होगा और इन लोगों को लगेगा कि हमको तो कुछ मतलब ही नहीं है, हम तो दायरे में आते ही नहीं, हम भरेंगे नहीं। तो एक बात बता दें कि अगर आप नहीं भरिएगा सर तो आपका टीडीएस वाला पैसा जीरो हो जाएगा। तो इसी कारण से लोग क्या करता है, टीडीएस का पैसा निकालने के लिए अब क्या करेगा, हार पछता करके मजबूरन में गवर्नमेंट को वहां पर क्या करेगा, अपना टैक्स का विवरण देगा कि सर हम भी इनकम टैक्स भरते हैं, लेकिन हम भरने के लिए तो भरेंगे लेकिन नील रेट भरेंगे, तो वहां पर नील रेट भी भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर कैसे होगा, तो कुछ ऐसे हिसाबन से हमको देना होगा। तो यहाँ पर कुछ स्लैब दिया गया है, नया टैक्स स्लैब और ओल्ड टैक्स स्लैब दोनों दिया गया है कि कितना कितना आपका कटना चाहिए, कितना कितना पर आपको लगना चाहिए। तो यहाँ पर आपको एक और चीज बता दें, लोगों को लगता है क्या कि हम तो इसमें हैं, लेकिन इनकम टैक्स ने कहा है क्या कि जिनका भी इनकम सालाना इनकम 5 लाख रुपए से कम, अभी तो 7 लाख हो गया है, 5 लाख रुपया से कम और 2.5 लाख रुपया से अगर ज्यादा होता है तो सर उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और
वह एक्चुअली में बेसिक एग्जेम्पशन के अनुसार से वह जो होगा उसको तो छूट है ही टैक्स भरने का, वहां पर टैक्स वो नहीं देगा, जीरो होगा, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न आपको फाइल करना पड़ेगा और बेसिक एग्जेम्पशन के अनुसार से आपको वहां पर क्या होगा, जीरो टैक्स पे करके यानी नील रेट पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो भी तरह के गवर्नमेंट वाले सर लोग हैं, जरा सा आप लोग यह देख लीजिएगा कि अगर आपको टीडीएस का पैसा वापस लेना है सर, तो आप अपने पास क्या कर लीजिए, यहाँ पर भर लीजिए। ये जितना भी तरह का चीज है वो आप क्या कर दीजिए, इस टैक्स में आप भर करके दिखा दीजिए। तो ये टोटल का टोटल चीज हम लोग इसमें करके दिखा देते हैं। तो ये हो जाता है हमारे पास क्या, इनकम टैक्स में। तो ये ऑलरेडी हमारे पास जमा हो जाता है। तो हम लोग कुछ अब आगे बढ़ाते हैं यूपीआई ट्रांजेक्शन में। ये तो कुछ बातें थी इन लोगों की जो मन की क्वेश्चन थी, हम लोगों ने यहाँ पर जाहिर किया कि हम क्यों भरे क्यों नहीं भरे। तो अब ऐसा बात है, उन लोगों को जिनका कि 5 लाख रुपया से इनकम कम है लेकिन 2.5 लाख रुपया से ज्यादा है, तो आईटीआर भरना होगा। हाँ, आपको टैक्स पे नहीं करना होगा क्योंकि आप बेसिक एग्जेम्पशन के अंतर्गत में आ जाइएगा। तो इसीलिए वहां पर आपको क्या करना होगा, नील रेट भरना पड़ेगा। वहां पर गवर्नमेंट को भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई, आपने जो इनकम कमाया है उसका हमको ब्यौरा आपने सही सलामत दे दिया है। तो अब सही सलामत दे दिया तो एक्चुअली में आपका जो हम टीडीएस काटे हैं ये आप अपना रिवर्स ले लीजिए। और टीडीएस हर एक इनकम पर नहीं कटता है, कुछ गिने चुने इनकम पर काटे जाते हैं। तो उसमें एक आता है सैलरी भी आता है और कुछ कुछ होता है, वो हम लोग जब टीडीएस का क्लास एक आएगा तो उसमें हम लोगों को बताया जाएगा कि टीडीएस में क्या क्या चीज होता है। तो ये सारी चीजें हमारी इसमें होने वाली हैं। फिर हम लोग अब नेक्स्ट करते हैं क्या, कि अब यूपीआई में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है हम लोगों को। यूपीआई से रिलेटेड हम लोगों को कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है भाई। सबसे पहला बात है क्या कि यूपीआई में हम लोग दो तरह की चीजों को पढ़ने वाले हैं। क्या चीज, एक ऐसे जो कि स्मॉल बिजनेसेस वाले होंगे, एक ऐसे चीजें जो स्टूडेंट और फ्रेंड्स को दिखाते होंगे। यानी क्या, स्मॉल बिजनेसेस का मतलब होता है क्या कि ये गलतियां जो होती है ना स्मॉल बिजनेसेस और स्टूडेंट्स लोग बहुत ज्यादा करता है अभी यूपीआई के मामले में। यूपीआई के मामले में अगर देखा जाए तो जो भी छोटे मोटे व्यापारी है उन लोगों को तो आज की डेट में कुछ पता नहीं होता है। आए दिन आप जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, चाहे कहीं पर भी आप देखिएगा क्या कि वो लोग क्या किया हुआ है, एक दुकान खोल रखा है, वहां 3-4 अपना क्यूआर स्कैन रखा हुआ है। और फिर क्या हो जाता है, कहीं और जाते हैं, स्टूडेंट लोग भी कुछ अपना इसी तरह का हरकत करता है। वो तो बात की बात है, हम लोग पहले एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे इसमें क्या होगा। तो स्टूडेंट लोगों को भी यहाँ पर मद्देनजर रखते हुए इनकम टैक्स ने कुछ जाहिर किया है क्या कि आप भी कुछ न कुछ कर सकते हैं भाई। आपके पास भी कुछ होता है तो आप भी दायरे में आ जाइएगा, तो आपको भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए वहां पर दोनों को ही बढ़िया से देख लीजिए, दोनों लोग के लिए गाइडलाइन जारी किया गया है। सबसे पहला बात है स्मॉल बिजनेसेस के लिए। स्मॉल बिजनेसेस का जैसे ही बात होता है तो बिजनेस जैसे ही आता है तो आपको कहीं ना कोई टैक्सेस का और भी ध्यान देना होगा। जैसे में इनकम टैक्स तो देना ही होता है, अगर आप बिजनेस खोले हुए हैं तो सारे आपको जीएसटी भी देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों का आपको यहाँ पर तालमेल बैठा करके चलना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स में और क्या होने वाला है, तो यहाँ पर हम लोगों को 3 तरह की चीज़ें हैं। क्या है भाई, अब उससे पहले हम जान ले क्या क्या है। तो यूपीआई क्या होता है, यूपीआई पेमेंट का डेली, मंथली और ईयरली में कितना लिमिटेशन होता है, दोस्तों से यूपीआई या ई वॉलेट ट्रांसफर का कितना लिमिट होना चाहिए, ये सारा चीज जो होगा वो हम लोग इसमें देखने वाले हैं। अब सबसे पहला बात है क्या कि यूपीआई का मतलब क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। यानी हम लोगों को ऐसे तो आए दिन सभी लोग जानते हैं कि यूपीआई में क्या होता है भाई, कि जल्दी से जाओ, जल्दी से पेमेंट करो और अब जल्दी से बैंक में पैसा पालो। नॉर्मली बात यही होता है, क्या चीज, झट से स्कैन करो और झट से हम लोग के अकाउंट में पैसा आ जाना है, ऐसा होता है। तो हम लोग यूपीआई के मामले में कुछ न कुछ यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलने वाला। तो सबसे पहला बात है व्हाट इज यूपीआई ट्रांजेक्शन। यूपीआई ट्रांजेक्शन होता क्या है, यूपीआई जो होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम होता है। यानी रियल टाइम का मतलब होता है क्या कि आप एट ए टाइम अगर किसी को पैसा भेज रहे हैं तो तुरंत ही जाकर के आपके बैंक में जाकर के वो क्रेडिट हो जाता है। तो मोबाइल डिवाइस के माध्यम से तुरंत बैंक खातों के बीच में पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान करता है। ये तो होता है यूपीआई। क्या होता है कि आपके एक बैंक से यानी मोबाइल से लेकर के हम लोगों ने एक यूपीआई से क्या करना होता है कि खाते के बीच में, यूपीआई से खाते के बीच में हम लोग पैसा को ट्रांसफर करते हैं, वो भी किसके थ्रू, तो कहीं ना कहीं वो मोबाइल डिवाइस के थ्रू हम लोग करते हैं।
तो यहाँ पर यूपीआई का उपयोग करके आप विभिन्न बैंक खातों में सीधे सीधे पैसे भेज सकते हैं। अगर यूपीआई नहीं था तो हम लोग क्या करते थे, बैंक जाते थे, बैंक में जाकर के लाइन लगना होता था, फिर हम लोगों को एक डिपॉजिट फॉर्म भरना पड़ता था, फिर पैसा जमा होता था। आज के मामले में यूपीआई आने के बाद 2020 के बाद यानी कोविड के बाद यूपीआई डिजिटल पेमेंट का इतना चलन आ गया जबरदस्त तरीके से मार्केट में, तभी जाकर के ये थोड़ी मोड़ी गाइडलाइन आने का जरूरत हुआ। इनकम टैक्स ने देखा कि नहीं भाई, यूपीआई का ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, कैश का लिमिटेशन थोड़ा सा कम हो गया है, तो इसीलिए अब इस पर भी फोकस किया जाना चाहिए। तो वहाँ पर फोकस किया जाना है भाई, वही हमारे यहाँ पर अब इनकम टैक्स ने गाइडलाइन अपना अपना एक नया नया जारी किया है। तो यहाँ पर भी कहता है यह सिस्टम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बोले तो एनपीसीआई के अंतर्गत में, अगर कभी भी कल के दिन में हम लोगों का कोई कहा जाए यूपीआई से आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, गलत पेमेंट हो जाता है, तो लोग कहता है क्या, एनपीसीआई में जाकर के आपको वहाँ पर क्या करना होता है, अपना जो भी तरह का गलत पेमेंट हुआ है उसका आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा गलत पेमेंट के रिगार्ड्स में, कि वहाँ पर कल के दिन में आपको वो पैसा वापस मिल सके। तो ये चीज़ों के लिए तो द्वारा विकसित किया गया है और इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेगुलेट किया जाता है। यानी क्या होता है, ये एनपीसीआई जो होता है वो कहीं ना कहीं आरबीआई रेगुलेट करती है। यानी बैंक को तो आरबीआई रेगुलेट करती ही करती है, लेकिन अब यूपीआई को भी कौन रेगुलेट कर रही है, आरबीआई ही रेगुलेट कर रही है इनडायरेक्टली मेथड से। लेकिन वहां पर क्या होगा, अगर देखा जाए यूपीआई में ट्रांसफर कर रहे हैं तो सीधी सी बात है क्या कि आपका जो पैसा है वो कहाँ जाकर ट्रांसफर हो रहा है, आपके बैंक अकाउंट में जाकर सीधी सी जमा हो रही है। तो ये तो हो गया कि यूपीआई ट्रांजैक्शन, कि यूपीआई में हमारा क्या करना है क्या नहीं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करें कि बैंक अकाउंट के प्रकार कितने हैं। भाई बैंक अकाउंट में कितने कितने प्रकार हैं, तो बैंक अकाउंट के जो हमारे प्रकार हैं वो कुछ ऐसे हैं। क्या है भाई, अकाउंट जो है बैंक अकाउंट, वह एक करेंट अकाउंट होता है और एक सेविंग अकाउंट होता है। इसमें भी बहुत सारे हैं, करेंट अकाउंट में भी बहुत सारे अकाउंट आते हैं, स्टैंडर्ड अकाउंट आते हैं, बिजनेस अकाउंट आते हैं, ये सारी चीज़ें। सेविंग अकाउंट में भी बहुत सारे आते हैं, पार्टनरशिप अकाउंट आता है, पार्टनरशिप आपका अकाउंट खुलता है, ज्वाइंट स्टॉक खुलता है, ज्वाइंट वाला खुलता है, ज्वाइंट अकाउंट खुलता है, ये सब चीज़ आपका क्या होता है सेविंग अकाउंट में। लेकिन खास करके यहाँ पर बात हो रहा है क्या कि बैंक के प्रकार बताने का एक रीज़न है क्या कि यहाँ पर लोग जो हैं, छोटे मोटे व्यापारी जो हैं, खास करके अपना जो काम करते हैं ना वो सेविंग बैंक के अकाउंट के साथ में करते हैं। और सेविंग बैंक अकाउंट के साथ में आपको यही चीज़ बताया गया क्या कि आप गलत कर जाइएगा, सेविंग बैंक अकाउंट में अगर आप काम करिएगा तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप तो वहाँ पर बिजनेस के लिए प्रॉपर वे में अगर बनाया गया होता है तो वो करेंट अकाउंट बनाया गया होता है। लेकिन हम लोगों को उतना पता नहीं चल पाता है कि क्या है क्या नहीं है। छोटे व्यापारी को इससे क्या लेना देना है कि क्या होगा करेंट, क्या होगा सेविंग। वो जानता है कि बैंक में खाता खुला है भाई, बस हमको काम करना है, पैसा लेना है ना, क्यूआर कोड रखा हुआ है, क्यूआर कोड से हमको पैसा लेना है, काम करना है। उसको क्या पता है कि कल के दिन में नोटिस आने वाला है, क्या आने वाला है, वो सारे चीज़ों का वो कुछ भी जानकारी रखने वाला नहीं होता है। लेकिन फिर भी वो अगला काम करता है कि हाँ भाई हमको काम करना है। तो यहाँ पर होता है, सबसे पहला बात है यूपीआई पेमेंट का डेली मंथली के हिसाब से या ईयरली के हिसाब से कितना लिमिटेशन होना चाहिए वो चीज़। तो सबसे पहला बात होगा स्मॉल बिजनेसेस के लिए, अगर यूज़ करता है यूपीआई स्मॉल बिजनेस, तो हमारा क्या होगा, वैसे सारे छोटे व्यापारी जो कि अपने व्यापार में 3 से 4 क्यूआर कोड स्कैन लगा करके रखता है, तो उन सभी क्यूआर कोड को अपने सेविंग अकाउंट से अटैच करके रखता है। इन लोगों का गलती यही होता जाता है क्या कि जितना भी तरह का क्यूआर कोड होता है वो अपने सेविंग अकाउंट से अटैच कर देता है, बोले तो वहां पर क्या कर देता है, लिंक कर देता है। लिंक करने के बाद वो क्या करता है, क्यूआर कोड से रिलेटेड बैंक की तरफ से डेली लिमिट्स के कुछ निर्धारित किया गया है। क्या हो जाता है कि हर एक बैंक का अपना अपना कुछ ना कुछ डेली निर्धारित किया गया होता है लिमिटेशन, कि कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए। आपका वहाँ पर क्या हो जाता है, यूपीआई के थ्रू में आपको कितना लोगों को कितना भेजना है, कितना लोग को आप भेज सकते हैं एक दिन में पेमेंट, या कितना रुपया आप ले सकते हैं पेमेंट, ये सारे चीज़ें आपके कहीं ना कहीं हर एक यूपीआई, हर एक बैंक अपना अपना अलग अलग निर्धारित की हुई है। तो यहाँ पर बात होगा क्या कि कितना कितना हमारा निर्धारित किया गया है, हर एक बैंक का अपना अपना दिया हुआ है। कहता है क्या कि यूपीआई जो होता है लेन देन की दैनिक सीमा और यूपीआई सेवा प्रदाताओं को अनुसार भिन्न हो सकता है, लेकिन सामान्यतः निम्नलिखित सीमाएं लागू होती है। कहता है क्या कि यूपीआई जो होता है लेन देन सीमा में, अगर सीमा के बारे में बात किया जाए तो एक लिमिटेशन होता है। अब लिमिटेशन होगा तो क्या होता है कि वहाँ पर यूपीआई सेवा जो प्रदान किया जाता है बैंकों के थ्रू, यूपीआई जो सर्विस आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो हर बैंक अपना अपना एक लिमिटेशन देती है।
तो लिमिटेशन हम लोगों को क्रॉस नहीं करना है। वो लिमिटेशन क्या होता है वहाँ पर पहले ही दे रखा है, कहता है दैनिक लेन देन, बोले तो डेली आप ट्रांजेक्शन जो करते हैं उसमें क्या होता है, अधिकांश बैंक और यूपीआई ऐप्स के प्रति 1 लाख रुपया तक लेन देन की अनुमति देते हैं। क्या होता है, कोई कोई ऐसा बैंक होता है, यानी कुछ कुछ ऐसे बैंकें होती हैं जो यूपीआई के माध्यम से भी अगर आप काम करते हैं या नॉर्मली आप काम करते हैं तो एक दिन में 1 लाख रुपया तक आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, पहला। दूसरा होता है कुछ ऐसा बैंक भी आपको मिलेगा देखने को जहां पर यह सीमा बढ़ा करके कितना रुपया रखा गया है, 2 लाख कर भी दिया गया है, कुछ कुछ बैंक ने ऐसा किया हुआ है। फिर आता है क्या कि प्रत्येक लेन देन की सीमा क्या है भाई, तो कहता है प्रत्येक लेन देन की सीमा का मतलब क्या है, क्या कि हर एक ट्रांजेक्शन का एक लिमिटेशन होना चाहिए। अगर क्यूआर कोड से भरते हैं, क्यूआर कोड से भेजते हैं, तो ऐसे नॉर्मली हम लोग क्यूआर कोड से स्कैन करके भेजते हैं तो 2000 रुपया से पेमेंट ज़्यादा जाता नहीं है। अगर यूपीआई नंबर डाल करके आप भेजते हैं तो वहाँ लाख रुपया तक चला जाता है। तो बात यही है क्या, कुछ न कुछ लिमिटेशन दिया गया है। तो कहता है कुछ यूपीआई सेवा प्रदाता प्रत्येक लेन देन की सीमा भी निर्धारित करते हैं जो आमतौर पर 1 लाख रुपए तक होती है। वही चीज़ है कि यहाँ पर जितना भी तरह का चीज़ है, अगर क्यूआर कोड के हिसाब से स्कैन किया जाए, जैसे कि स्कैनर होता है, स्कैनर के हिसाब से आप स्कैन करिएगा तो एक बार में 2000 रुपया से ज़्यादा जाने वाला नहीं है। लेकिन वही चीज़ अगर यूपीआई आईडी के थ्रू बना करके दीजिएगा, मान लीजिए कोई मोबाइल नंबर रहता है, कुछ मोबाइल नंबर और @YBL या ओके SBI ऐसा कुछ रहता है लिखा हुआ, तो ये हो जाता है यूपीआई नंबर के थ्रू आप किसी को भेजिएगा तो यहाँ पर आपका 1 लाख रुपया ट्रांसफर हो जाएगा एक बार में। फिर होता है लेन देन की संख्या। अब लेन देन की संख्या क्या होता है, हर एक ऐप्स में आपको अलग अलग मिलता है। जैसे मान लीजिए क्या कि कुछ बैंक और यूपीआई ऐप्स प्रतिदिन अधिकतम सीमा जो रखा गया है 10 से 20 यूपीआई लेन देन रखा है, यानी क्या 10 से 20 तक का ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। या आप 10 से 20 रखिए या लाख रुपया, दोनों में से जो पहले पूर जाएगा सर वो आपका खत्म हो जाएगा लिमिटेशन। अगर मान लीजिए क्या कि हम लोग एक बार में 1 लाख रुपया दे दिए एक ही पार्टी को, तो इसका मतलब आपका उस दिन का लिमिटेशन खत्म हो गया। अब आप कहिएगा सर वहां पर बोले 20 हो सकता है, तो 20 कहां से भेजिएगा, आप तो लिमिटेशन क्रॉस कर चुके हैं। 1 लाख रुपया तक ही पेमेंट करना था, जो कि आपने 1 लाख रुपया अगले को एक ही बार में दे दिया है। अगर वही चीज क्या होता, मान लीजिए क्या कि हम लोग जो पेमेंट कर रहे हैं कभी 2000 रुपया, कभी 20 रुपया, कभी 40 रुपया, कहीं कहीं ऐसा ऐसा करते हैं हम लोग। लेकिन अगर ऐसा आप करते हैं कहीं 20 रुपया कहीं 40 रुपया, तो आप इसमें जान दीजिए क्या कि 20 ट्रांजेक्शन जाते जाते आपको अब जो होगा आज का लिमिटेशन हो जाएगा क्रॉस, लिमिटेशन हो जाएगा बंद, आप फिर अगला ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो आप कहिएगा सर हम तो 1 लाख पहुंचे भी नहीं थे, हमारा तो अभी इतना ही ट्रांजेक्शन हुआ, कुल मिलाकर के मान लीजिए 20 ट्रांजेक्शन में आप 10,000 रुपया ही ट्रांजेक्शन कर पाए एक दिन में। फिर कहे क्या कि अभी हम अगला को भेज रहे थे सर अब गया नहीं, आप बोले थे 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया या 10 से 20 यूपीआई लेन देन, इस दोनों में जो सबसे पहले अचीव करेगा वही आपका मान्य होगा। या तो आप ये पूरा दीजिए या तो ये वाला ट्रांजेक्शन पूरा दीजिए, डेली लिमिट वाला क्रॉस करिए, या तो यूपीआई का जो मैक्सिमम है आपका 20 मेंबर उसको पूरा करिए। दोनों में से कोई पूरा करिएगा वहां पर आपका लिमिटेशन हो जाएगा खत्म। अगर लिमिटेशन खत्म एक बार हो गया तो उसके बाद समझ लीजिए कि 24 घंटा बाद ही वो आपको फिर से रिन्यू किया जाएगा। 24 घंटा का मतलब क्या, अभी मान लीजिए क्या कि 12 बज रहा है, सपोज 12 बज रहा है, 12 बज रहा है, तो 12 बज रहा है तो यहां पर क्या होगा कि आज आपने अभी ही समाप्त कर दिया ये लिमिटेशन, लेकिन ये 12 बजे कल जा करके ये फिर से आप जो ट्रांजेक्शन नया ट्रांजेक्शन करिएगा ये कल जा करके ये क्या होगा 12 बजे के 1 मिनट से आपका स्टार्ट होगा। ये नहीं सोचिएगा कि आज रात में ही खत्म हो गया तो आज पूरा दिन खत्म हो गया तो कल नया स्टार्ट हो गया, तो ऐसा नहीं है। ये जब से आप करते हैं ट्रांजेक्शन तब से ये 24 घंटा देखता है। आप 1 बजे किए हैं तो 1 बजे कल 1 बजे वो खत्म होगा, अगर आज 10 बजे किए हैं तो कल 10 बजे आपका वहां पर स्टार्ट होगा। ये नया ट्रांजेक्शन का बात होता है। नीचे कुछ प्रमुख यूपीआई ऐप्स और उनकी सामान्य दैनिक सीमाएं भी दी गई हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि नीचे कुछ प्रमुख दिया हुआ है कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। अब देने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर बोलता है गूगल पे के अनुसार से कुछ बताया गया है, फोन पे के अनुसार से कुछ बताया गया है, पेटीएम के अनुसार से कुछ बताया गया है,
फिर कहता है भीम ऐप के अनुसार से कुछ बताया गया है। ये सारा चीज जो है कि हर एक अकाउंट का अपना अलग अलग बताया गया है। अब कहता है गूगल पे, गूगल पे के अनुसार से क्या होगा, दैनिक सीमा 1 लाख रुपए और 10 लेन देन प्रति, कहता है वही चीज, या दैनिक सीमा 1 लाख रुपया और 10 लेन देन प्रतिदिन होगा, या तो 1 लाख रुपया होगा या 10 लेन देन आप करिए, दोनों में से कोई है। गूगल पे के अनुसार से बात कर रहा है। फोन पे के अनुसार से दैनिक जीवन में आपका क्या कर रहे हैं, 1 लाख रुपया या 10 लेन देन प्रतिदिन होगा। या पेटीएम में क्या होगा, यहां पर सीमा आपका दिया हुआ है दैनिक सीमा 1 लाख रुपया, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं दिया हुआ है कि 10 लोग को भेजेंगे कि 20 लोग को भेजेंगे। भीम ऐप के अनुसार से क्या होगा, दैनिक सीमा 1 लाख रुपया और 10 लेन देन प्रतिदिन ही होगा। मतलब समझ लिया क्या, 10 ही ट्रांजेक्शन आपका होगा, चाहे जैसे भी करिए। या तो आपका 1 लाख रुपया 10 ट्रांजेक्शन में नहीं पूर रहा है, वो भी आपका लिमिटेशन खत्म हो जाएगा, ये चीज। तो आपके सभी बचत खातों में एक वित्तीय वर्ष बोले तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च में 10 लाख रुपए से अधिक की कोई भी नकद जमा राशि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को विधिवत सूची की जाती है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी है आपके सभी बचत अकाउंट पर, बचत खाते पर एक वित्तीय वर्ष में क्या होने वाला है कि आपका 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच में 10 लाख रुपया से सेविंग अकाउंट ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सब चीज क्या हो जाता है, अगर आप उससे ज्यादा करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पूरा क्लेरिफिकेशन देना पड़ जाएगा आपके पैसे का। यानी 10 लाख रुपया से अगर आप एभव का ट्रांजेक्शन कर लिए हैं तो भी आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ये सारा चीज आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करेगी। और वो भी फिर से बता दें, 8 साल, पिछला 8 साल जब से आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तब से लेकर के 8 साल तक आप क्या कर सकते हैं, आपको कभी भी वो बैंक में जाकर के आपको भेज सकती है। तो सबसे पहले बात है क्या कि अगर कोई छोटे व्यापारी हैं और वो यूपीआई के लेन देन करता है तो सेविंग अकाउंट में जो काम करता है उसका बेसिक गाइडलाइन क्या होता है, क्या होता है भाई, वो देखेंगे कि बेसिक एग्जाम्पशन क्या होता है, बेसिक लिमिट क्या होता है। तो कहता है अगर कोई छोटा व्यापारी कहने का मतलब है स्मॉल इंटरप्राइजेज जो काम करता है, वो क्या करता है, अपना कोई बिजनेस होता है वो यूपीआई से ट्रांजेक्शन तो करने के लिए करता ही करता है, और वो पैसा जमा करता है कहाँ पर, यूपीआई से लेता है, उसका पैसा जाकर जमा होता है बैंक में। तो जैसे मैं एग्जांपल दिया हुआ है क्या, या एग्जांपल के थ्रू में हम लोग बात करते हैं, अगर कोई भी बिजनेस वाला लोग जो होता है 10 लाख रुपया से अधिक का लेन देन करता है, कितना रुपया, 10 लाख रुपया से अगर अधिक का लेन देन करता है तो वह मंथली में अगर देखा जाए 10,000 रुपये, सॉरी डेली का जो होगा लिमिटेशन वो क्या होता है, 10,000 रुपया से अगर अधिक का लेन देन करता होता है तो क्या होगा, उसके अनुसार से अगर हम लोग निकाले साल का, मंथ का, तो क्या होगा, मंथली के हिसाब से 10,000 रुपया गुना 30 दिन का करते हैं तो हो जाता है मंथली उसका 3 लाख रुपया का इनकम। और इसके बाद ईयरली के हिसाब से बात किया जाए तो कुल मिलाकर के 36 लाख रुपया, यानी उसके अकाउंट, सेविंग अकाउंट में 36 लाख रुपया जमा होने वाला है। अब ये 36 लाख रुपया जमा हो गया, ये तो बात सही है। ये भी बात आपको कहना होगा कि सर ये तो 36 लाख रुपया हुआ है, ये 36 लाख रुपया हमको क्या हुआ है, अकाउंट में जमा किए हुए हैं यूपीआई के माध्यम से, हम हैं छोटे व्यापारी। बोला ठीक है, 36 लाख रुपया आप जमा किए हैं। यह अमाउंट देखकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले के लिए एक अलर्ट मैसेज हो जाता है। यानी क्या हो जाता है कि यहाँ पर आपको पहले ही बताया गया है कि आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले लोग आप पर कड़ी नजर रखे रहते हैं, वो भी किसके थ्रू, आपके पैन कार्ड के थ्रू में यह काम होता है। और आपको तो यह भी बता दिया गया सेविंग अकाउंट में आपका 10 लाख रुपया से ज्यादा होना नहीं चाहिए, और यहाँ तो आपका 36 लाख रुपया हो गया है। सबसे बड़ा अलर्ट वाला चीज यहीं पर आ जाता है कि आपने 36 लाख रुपए का काम किया है। अब वहां पर वह चीज क्या करता है, इनकम टैक्स वाला लोग आसरा देखता है आपका कि आप क्या करते हैं, वो चीज आप दिखाइएगा। तब यहां पर आपका क्या किया जाएगा, कुछ ऐसे में आपको आगे बढ़ा करके बताता है क्या कि अगर यह देखा जाए तो वेंडर के अकाउंट में 36 लाख रुपए का लेन देन हुआ है तो यह रकम उसकी इनकम नहीं कहलाएगी। अब ऐसा बात है कि अगर मान लीजिए कि 36 लाख रुपए का हमने ट्रांजेक्शन किया हुआ है, हम एक मान लीजिए कि एक शॉपी वाले हैं, एक दुकान वाले हैं, और हमने क्या किया है, 36 लाख रुपया का कोई ट्रांजेक्शन कर दिए हैं, 36 लाख का ट्रांजेक्शन किए हुए हैं। अब 36 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन किए हुए हैं तो उसमें क्या होगा, यह रकम पूरा तो मेरा इनकम होगा नहीं, जो इनकम होगा इसमें से मेरा कुछ परसेंट प्रॉफिट परसेंटेज होगा, वही ना मेरा इनकम होगा, कि 36 लाख रुपया में जो भी मेरा इनकम होने वाला होगा, जो प्रॉफिट होगा वही हम इनकम मानेंगे। लेकिन यहाँ पर आपकी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट थोड़ी अलग तरीके से सोचती है। क्या अलग तरीके से सोचती है भाई,
वह कहती है क्या कि आपके सेविंग अकाउंट में जो भी पैसा हमको दिखाई देता है वह हम मानेंगे कि वो आपका इनकम है, हमको आपके बारे में कुछ नहीं जानना है, ये हम मान लेंगे आपका इनकम है। जरा से यहां पर देखिए, कहता है क्या कि अगर मान लेते हैं, कुछ एग्जांपल दिया गया फिर से कि एक स्टोर है और यहां पर स्टोर में आपने कोई सामान वगैरह बेचा हुआ है किसी कस्टमर्स को। अब कस्टमर ने आपको कुछ दिया होगा, जैसे मान लीजिएगा कि हम एग्जांपल के थ्रू यहां पर समझने का कोशिश करें कि यहां पर स्टोर वाला जो है किसी कस्टमर को वो सामान बेचता है, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर पैसा तो देने के लिए अगला देता है, लेकिन उसके बदले तो हम सामान भी तो देते हैं, क्योंकि वहां पर सामान जो हम खरीद करके लाए हुए हैं तो वहां तो हमारा सामान भी तो गया, उसमें से तो हमारा कुछ तो बेनिफिट्स लिए हुए हैं। कहता है क्या कि वेंडर ने किसी ग्राहक को मान लेते हैं 15,000 रुपए का गुड्स बेचा और ग्राहक ने वेंडर के यूपीआई में रकम भेज दिया, और वेंडर ने क्या किया, यहाँ कस्टमर ने क्या किया, हमने आपको यह सामान बेचा 15,000 रुपए का, आपने क्या किया, हमको 15,000 रुपया मेरे यूपीआई खाते में भेज दिया, यूपीआई वाले में आपने भेज दिया। चलिए भाई, यूपीआई वाले में आपने भेज दिया है, यूपीआई में हमारा क्या कर दिया है, आपने इसको मनी को सेंड कर दिया है। अब भाई मनी सेंड हो गया मेरा यूपीआई में 15,000 रुपया, तो यहां पर पूरा जो है रकम वेंडर के इनकम नहीं होगी, ये तो मेरा इनकम नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो इनकम बनता है, जो हमारा इसमें से प्रॉफिट निकलेगा, मान लीजिए कि हमने ये 10 रुपए में बेचा था, हमने सामान खरीदा था 5 रुपए में, हमने ये सामान बेचा है 10 रुपए में, तो हम 5 रुपया प्रॉफिट कहेंगे, यानी यही हमारा मुनाफा होगा और इसी मुनाफे पर हमको आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो बोलेगा वाजिबन है भाई, लेकिन यहां पर क्या होता है, उसमें उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, 1,000 से 2,000 रुपया, किसमें, इस 15,000 रुपया में। ये कहा गया है क्या, यह माना गया है कि यह 15,000 रुपया में बेचता है अगर कोई सामान, तो उसका प्रॉफिट मार्जिन वो अपने अनुसार से बताया है क्या कि हम तो अपना प्रॉफिट मार्जिन रखे हैं कितना रुपया, 1,000 से 2,000 रुपया। तो इस हिसाब से इनकम अगर निकाला जाए तो 1,000 या 2,000 ही होना चाहिए, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह लगता है कि 15,000 रुपया वेंडर के सेविंग अकाउंट में जमा हुआ है, तो यह पैसा जो है टोटल उसका इनकम मानेगा। इसलिए जब तक आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्लियरफाई नहीं कर दीजिएगा तब तक यह इनकम ही मानता रहेगा। मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि सर ये इनकम नहीं है, तो आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा और इनकम टैक्स में ये क्लियर करना पड़ेगा, सर हमने ये सेविंग अकाउंट से काम किया था, हमने सामान बेचा था, हमको यहाँ पर रिबेट मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पर हमारा वो इनकम नहीं, हमने इस सामान पर बेचा है, तब जाकर के ये क्लियरफाई करना पड़ेगा। अगर आप इनकम टैक्स में ये क्लियरफाई नहीं करते हैं तो वह पूरा का पूरा इनकम ही माना जाएगा आपका। इसीलिए लोग कहता है कि अगर आपको सेविंग अकाउंट करते हैं तो सेविंग अकाउंट पर काम करना बंद करिए, आपको करना है तो अपना करेंट अकाउंट पर काम करिए, उसमें कोई तरह का इस तरह का लोचा वाला बात नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग करते क्या है, हम लोग सेविंग अकाउंट पर ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए उसी का है भाई कि इसीलिए जरूरी है कि अगर आप प्रतिदिन 10,000 रुपया से अधिक का लेन देन करते हैं तो आपको करेंट अकाउंट से अपने व्यापार के यूपीआई को क्या करना होगा, अटैच करना होगा या लिंक करना चाहिए, क्योंकि करेंट अकाउंट को खास व्यापार के लिए ही बनाया गया है और इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एसबीआई यानी क्या होता है, जो भी आपका सेविंग बैंक होता है, सेविंग बैंक के जैसा आपका स्क्रूटनी नहीं करता, जांच पड़ताल उतना नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि आपका करेंट अकाउंट जो होता है बिजनेस पर्पज से बनाया गया और बिजनेस के अकाउंट में तो पैसा आता है तो बिजनेस का ही पैसा होता है। लेकिन अगर सेविंग अकाउंट में होता है तो सेविंग अकाउंट किसके लिए बनाया गया है कि हम 2-4 रुपया अपना कमाए, बचाए हैं, कुछ इनकम बचाए हैं, उसका पैसा है भाई। तो वहां पर आप क्या करने लगे, वहां पर अपना ही सारा सामान बेचते हैं और उसका पैसा अपने ही सेविंग अकाउंट में लेते हैं। तो वहां पर बताया गया है क्या, इनकम टैक्स क्या समझेगी, इनकम टैक्स तो यही मान रही है, आप अपने मन में ये सब चीज मान के रखे हुए हैं कि सर ये पैसा तो है जो कि वो हम बोतल बेचे थे या हम पेन बेचे थे उसका पैसा है, सर हमने सर यहाँ से सैलरी कमाया था उसका भी पैसा उसी में है। तो वहां पर यह चीज होता है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होती है वो कहती है हम ऐसा कुछ भी नहीं सुनेंगे तुम्हारा, बस हमको चाहिए हिसाब। तुमको अगर लगता है कि यह चीज इस पैसे का हिसाब ऐसा है, इस पैसे का हिसाब ऐसा है, तो तुम हमको एक काम करो, बैठ करके हिसाब दे दो, टोटल का टोटल हिसाब हमको कंफर्मेशन के साथ दे दो, तुम्हारा टैक्स बच जाएगा, बात खत्म है। अगर नहीं दोगे तो हम सीधा सा बात है, हम सेविंग अकाउंट में जितना भी पैसा तुम्हारा जमा होगा हम बिजनेस का नहीं मानेंगे, वो हम मानेंगे तुम्हारी अपनी प्रॉपर इनकम है, आपको इनकम पर आपका टैक्स भरना पड़ जाएगा। 20 लाख 36 लाख अगर होता तो 36 लाख रुपया पर आपको टैक्स भरना पड़ जाता, तो यहाँ पर तो भाई सर गड़बड़ हो जाएगा।
तो इसीलिए वहां पर सब चीज करना होगा। अब ऐसे में और एक गलती हमसे हो जाती है। क्या गलती हो जाती है? इतना तो किए ही किए, लेकिन और एक गलती हमसे हो गई। क्या गलती हो गई स्मॉल बिजनेसेस के अनुसार से? ये अपना अक्रॉस कर दिया कुछ और भी चीज। क्या तोड़ दिया? या कुछ और भी तरह के चीजों को तोड़ दिया, ये रूल को तोड़ दिया। क्या चीज? बोले तो जीएसटी के संबंध में ये भी गलतियां कर बैठा। जीएसटी के भी संबंध में ये गलती कर बैठता है। कैसे कर बैठता है भाई, जैसे देखते हैं। तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ कहता है। क्या कहता है? अगर कोई व्यापारी किसी वस्तु का अगर वह आदान प्रदान करता है और वहां पर उसका सालाना जो आपका ट्रांजैक्शंस है, सालाना जो उसका टर्नओवर है, वह 40 लाख रुपए से अगर ऊपर होता है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना होगा, पहला। दूसरा में यह कहता है कि अगर कोई प्रोफेशनल वाला इंसान है, जैसे हम टीचर लोग को, या कोई कोचिंग चलाता है, कोई इंस्टीट्यूट चलाता है, कोई एडवोकेट्स होता है, कोई इंजीनियर्स होता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, अगर ये लोग कोई ऐसा काम करते हैं तो उन लोगों को क्या कर दिया गया? उन लोगों के लिए 20 लाख रुपया तक ही रखा गया है दायरा। कहता है क्या कि ऐसे कोई लोग जो कि गुड्स अगर बेचते हैं तो उनके लिए 40 लाख रुपए का जीएसटी में दायरा है, और ऐसे लोग जो कि प्रोफेशन का काम करते हैं उनके लिए 20 लाख का दायरा है। कि अगर 20 लाख से अधिक आप सेल करते हैं या टर्नओवर आपका साल भर में होता है तो आपको जीएसटी का नंबर लेना पड़ेगा, जीएसटी में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और अगर 40 लाख रुपया से अधिक का सामान अगर आप बेच देते हैं तो भी आपको क्या करना होगा? जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अब हम तो भाई पहुंचे हैं क्या, स्मॉल बिजनेस है, हम तुम्हारे दिमाग में ये है छोटा व्यापारी है, हम क्या करें क्या नहीं करें, हम काहे के लिए भरेंगे। यहां पर आप अब सतर्क हो जाइए कि आपको अब दोनों तरफ से नोटिस आने वाला है। एक तो इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आएगा, वो तो बात अलग है। अब जीएसटी भी आपको नोटिस करना स्टार्ट करेगी साथ ही साथ में। वो कैसे को नोटिस करेगी भाई? और आपको लगेगा क्या कि हाँ हमारे पास क्यों नोटिस होगा भाई, हम क्यों नोटिस देंगे वहां पर? तो ऐसा है, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू में हमने समझने का कोशिश करना है। कहता है कि कोई भी एक फर्नीचर शॉप है, मान लेते हैं क्या, कोई भी XYZ का फर्नीचर शॉप है, और उसने क्या करना होता है? मंथली सेल करता है। वहां पर वो जो होता है फर्नीचर में, वह लगा के रखा हुआ है क्या, बेड लगा के रखा हुआ है, बेड बेच रहा है, बोले तो पलंग वगैरह बेच रहा है, अलमीरा वगैरह बेच रहा है, कुछ ऐसा वाला बिजनेस उसने किया हुआ है। तो मान लेते हैं क्या कि मंथली सेल उसने क्या कर रहा है? 20 बेड सेल कर रहा है, और एक बेड का जो प्राइस है वो बता रहा है 22,000 रुपया है। सबसे पहली बात कि उसने क्या किया है, एक फर्नीचर शॉप है, और फर्नीचर शॉप है, वो एक छोटा व्यापारी है व्यापारी छोटा, लेकिन क्या हो रहा है कि उसने जो फर्नीचर का शॉप खोल रखा है उसमें मंथली सेल उसने दिखाया क्या कि सर हम 20 ही बेड सेल कर रहे हैं महीना में। तो बोला ठीक है, एक बेड का जरा कीमत बताइए आप। तो एक बेड का कीमत उसने बताया सर 22,000 रुपया। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहुंच रहा है 4,40,000 रुपया आपका एक महीने का आपने सेलिंग किया है। बोला ठीक है, आप एक महीने में 4,40,000 का किए हैं। तो बोला ठीक है भाई, ईयरली बेसिस पर अगर बात किया जाए तो कितना रुपया हो रहा है? 4,40,000 गुना 12 करेंगे तो सर ये 52,80,000 रुपये का आपने सेल कर दिया, और यूपीआई के मामले में भी आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया। आपने सेल किया, ये पैसा अपने बैंक में यूपीआई के माध्यम से ले लिया है। यूपीआई वाला तो बोला कोई बात नहीं, आप तो कर ही दिए हैं काम, आप शुरू से ही देख रहे हैं कि यूपीआई से कर रहे हैं, आपको कोई चिंता ही नहीं है, चिंता फिक्र है नहीं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप तो एक गलती पहले से बोझा लेके चल रहे थे इनकम टैक्स का, अब एक गलती और कर बैठे यहाँ पर। क्या चीज? आप बोले दो कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पर हम सेल करेंगे अपना जो भी होगा, हम तो भाई छोटा बिजनेस है, हम छोटा बिजनेस को क्या देखने वाला है, कौन यहाँ पर आकर हमको क्या बोलेगा। तो यहाँ पर आप क्या कर दिए, एक लिमिटेशन और क्रॉस कर दिए। क्या चीज का? सर ये 52 लाख दे करके, जो कि आपका आता है जीएसटी। आपने क्या किया? आपने बेड सेल किया, बोले तो गुड्स आपने सेल किया है। अब गुड्स सेल किए हैं तो गुड्स सेल का यहाँ पर कंडीशन कहता है क्या कि 40 लाख रुपया से साल में ज्यादा अगर आप बेचते हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन यह स्मॉल बिजनेस के नाम पर यह कहा कि हम रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे। तो बोला मत लीजिए, कोई बात नहीं है, आपका वहां पर टोटली चीज पैन कार्ड पर रजिस्टर्ड हो रहा है। पैन कार्ड पर रजिस्टर्ड होने के साथ साथ में वो टोटल जीएसटी वाला लोग भी देख रहा है कि आपने कितने का ट्रांजैक्शन किया है। तो बोलेगा 52,80,000 रुपए का ट्रांजैक्शन है, चल भाई इसको भी नोटिस भेज, नोटिस भेजो इसको, नोटिस भेज करके इससे टैक्स वसूलो कि क्यों नहीं दे रहा है टैक्स, क्यों नहीं अभी तक ये अपने मन से लिया। इसका मतलब है आपका वेट कर रहा था कि आप आइए अपना टैक्स का यहाँ पर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लीजिए, लेकिन आप तो ठहरे वही चीज
कि भाई हम तो भाई करेंगे क्या, हम अपना ही मनमानी करेंगे, हमको लेना तो है नहीं, हम तो अपनी मनमानी करेंगे क्या, हम गांव देहात में रहते हैं सर, हमको कौन आएगा यहाँ पर पकड़ने के लिए, या हमको कौन देखने वाला है। तो देखने के लिए यहाँ पर जरूरी नहीं कि आकर के आपके साक्षात सामने आ जाए तब देखेगा, तब आपका वहां पर टैक्स माना जाएगा। यहाँ पर टैक्स मानने का मतलब क्या हो जाता है, गवर्नमेंट बैठे बैठे, आज के सिस्टम में ऐसा हो गया है कि घर बैठे ही आपका पूरा चीज दिख जाएगा, आपका फेस देखने का उसका जरूरी नहीं है, आपके बिजनेस का हेल्थ चेकअप वो रखा हुआ है अपने पास, हेल्थ चेकअप आपका तुरंत कर लेगा, और आपका भी हेल्थ चेकअप वो कर लेगा वहीं से बैठे बैठे, सब एक पैन कार्ड पर। हेल्थ कार्ड आपका वहीं से पैन कार्ड ही इशू करके दिखा देता है कि कितना आपने हेल्थ बनाया है या वेल्थ बनाया है। और साथ ही साथ में तो ये तो जीएसटी का तो आप बखेड़ा किए ही किए। अब देखिए क्या होता है, ईयरली अगर प्रॉफिट करता है, ये बोलता है सर हमारी जो बिजनेसेस है, बिजनेस हम करेंगे तो प्रॉफिट तो लेंगे ही लेंगे, तो प्रॉफिट जो लेंगे वहां पर कहता है क्या कि कितना प्रॉफिट चाहिए हमको, बोलता है 15% हमको प्रॉफिट चाहिए हर एक बेड पर। तो भाई आपने बेड पर कितना रुपया साल में कमा लिया है, बोला 52,80,000 रुपया। चल भाई 52,80,000 का 15% निकाल के प्रॉफिट तुम्हारा कितना होता है, यानी 7,92,000 रुपया। लीजिए भाई आपने एक और लांग दिया यहाँ पर इनकम टैक्स को, यहाँ पर एक बुलावा आपने और ले लिया, किसका, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले लोग यहाँ पर बोलेंगे कि अब आपने तो और ले लिया भाई, बिजनेस से भी आपने इनकम कमा लिया है, 7,92,000 रुपए का आपका हो गया है, आपने यहाँ पर लिमिटेशन क्रॉस किया है, चलिए आप इस पर भी हमको क्या कर दीजिए, इनकम टैक्स भरिए। और आप भरने वाले हैं नहीं, आप कहिए कि हम तो भरेंगे नहीं, हम कोई भी काम नहीं करेंगे, तो आप अपने जिद पर हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट अपने दम पर है। वो दोनों ही लोग आकर के आपका आरती उतार करके आपको उठा करके लेके चला जाएगा आरती उतारने के लिए, और आरती जो उतारेगा आपका वहां पर जाकर के जो क्वेरी होगा, उस आरती में दान दक्षिणा भी आपको देना पड़ जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि दान दक्षिणा अगर नहीं देना चाहते तो पहले उसको वहां पर जाकर के अपना यह सब चीज कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, या सीधी सी बात है ये अपना बिजनेस अकाउंट ही अलग कर लीजिए। यहाँ पर एक ही आपका मोटो आ रहा है, निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि सेविंग अकाउंट पर आप बिजनेस करे ही नहीं, बिजनेस अकाउंट पर अगर आप कर रहे हैं तो वहां पर फिर गड़बड़ हो जाएगा सेविंग अकाउंट में। स्मॉल बिजनेस हो चाहे आपका क्या हो जाता है कि ह्यूज बिजनेस वाले हो या बिजनेसमैन हो, उसे कोई लेना देना नहीं। अगर आप बिजनेस खोले हुए हैं तो सबसे पहले दिन से ही आप सोच लीजिए क्या कि हमको सेविंग अकाउंट को यहाँ पर बिजनेस में जगह देना ही नहीं है। हाँ भाई शुरू में आप 2-4 दिन 10 दिन कर लीजिए, जब तक आपका करेंट अकाउंट नहीं खुलता है तब तक आप बिजनेस कर लीजिए उसमें, लेकिन उसके बाद आपको सबसे पहला काम होगा बिजनेस खोलने का, यानी क्या चीज, करेंट अकाउंट खाता खोलने का। तो यहाँ पर बताया गया है क्या, जीएसटी के बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को आपने अक्रॉस कर दिया, तो जीएसटी के अंडर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो ऐसे केस में जीएसटी का भी नोटिस आएगा आपको, लीजिए भाई आएगा ही आएगा। दूसरा में कहता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इसी इनकम के संबंध में नोटिस भेज देगी। लीजिए भाई अब एक और आ गया यहाँ पर आपको यह चीज बताने के लिए, बोला क्या कि सर एक वहां पर दुख कम नहीं हुआ, दूसरा दुख आपके सामने हाजिर हो गया, क्या चीजों का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले लोगों ने भी यहाँ पर आपको नोटिस भेज दिया, बोला आइए भाई आप हमारे यहाँ पर भी एक इन्विटेशन कार्ड भेज रहे हैं, हमारे यहाँ पर भी आप आ जाइएगा। फिर आता है नोटिस आने के बाद आपको अब उस इनकम के संबंध में, जिस भी इनकम पर उसने अप्रोच लगाया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, आपको जाकर के पहले अपने खाते से संबंधित क्या करना होगा, क्लियरफाई करना पड़ेगा, फिर पैसा आपके खाते में कहां से आया है ये बताना पड़ेगा। ये सारा चीज आपको किसको देना पड़ेगा, यह इनकम टैक्स वाले को बताना पड़ेगा। जीएसटी वाला तो अपना सिर्फ यही देखेगा क्या कि आपने सामान बेचा है, हमको उसका पैसा चाहिए, ये अपना पैसा लेने पर तुल मचा रखा है, और यहाँ पर इनकम टैक्स बोलेगा चल भाई यहाँ से पैसा निकाल, तुम्हारा जो निजी वाला होगा इनकम उससे निकाल। यानी आपका जो इनकम टैक्स होगा बहुत तरीके से आपका भरा जाता है, 5 हेड में आपका इनकम टैक्स आता है, तो उसमें से एक आता है, ये भी आता है। तब इसमें हम लोग और भी क्या करते हैं, कहते हैं क्या, छोटे व्यापारी के नाम पर बार बार आप निकलने का कोशिश करते हैं कि हम छोटा व्यापारी हैं, छोटा व्यापारी हैं। ये कहता है छोटा मोटा का बात नहीं होता, आप बड़े मोटे हो गए हैं, अब मोटे हो गए हैं, तो पहले पतले जैसे थे अब क्या हो गए हैं, थोड़े से मोटे हो गए हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया, छोटे व्यापारी सेविंग बैंक के यूपीआई पेमेंट के संबंध में कुछ गलतियां हाई वैल्यू अमाउंट के साथ भी कर देते हैं। अभी दम और नहीं गया था कि और एक दम आ चुका है आपके पास, क्या चीजों का, ये गलती का भंडार हम करते जा रहे हैं, एक गलती दूसरा गलती, गलती पर गलती हम करते जा रहे हैं, जो कि आपसे भी होता है। क्या होगा, छोटे व्यापारी जो होता है वो सेविंग बैंक के यूपीआई पेमेंट के संबंध में कुछ और भी गलतियां कर बैठा है, वो भी क्या, हाई वैल्यू अमाउंट का, बोले तो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन का,
हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? कोई छोटा व्यापारी जो होता है लेकिन आपके यहाँ पर हाई वैल्यू की गुड्स होगी। जैसे मान लीजिए क्या कि आप छोटे व्यापारी हैं लेकिन आपके यहाँ पर क्या होता है, हाई गुड्स का वैल्यू वाला चीज़ होता है। जैसे मान लीजिए क्या कि आप फर्नीचर का दुकान रखे हुए हैं, आप बेड सेल करते हैं और वहाँ पर देखिए एक बेड का कीमत बताया जाता है क्या 30,000, 35,000, 60,000, लाख रुपया ऐसा भी रहता है आपके यहाँ पर। तो आप तो रखे हुए हैं, बोले हाँ रखे हुए हैं, तब आप यहाँ पर भी गलती कर बैठते हैं। बोलता है क्या, अगला सामान लिया, बोले क्या देखिए यहाँ पर बोलता है कैश नहीं है, चले भाई लाइए यूपीआई से ट्रांसफर कर दीजिए, लीजिए यहाँ पर यूपीआई नंबर है लिखा हुआ, लिख करके ट्रांसफर कर दीजिए। आप यहाँ पर फंस जाइएगा। क्या होगा, आप तो गुड्स बेच दिए हैं, इसके बाद उसने पेमेंट यूपीआई से कर दिया और यूपीआई से आपने रिसीव भी कर लिया। अब यहाँ पर यूपीआई रिसीव करने के बाद आपका यहाँ पर क्या करते हैं, इनकम टैक्स ने कुछ ऐसी तरह की चीजें को पहले भी बता रखा है। क्या चीज, हैवी ट्रांजेक्शन, बोले तो हाई वैल्यू अमाउंट के बारे में, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के बारे में गाइडलाइन पहले भी जारी कर दिया गया था इनकम टैक्स के द्वारा। क्या चीजों का, कहता है इनकम टैक्स के द्वारा सेविंग अकाउंट के बारे में कहा गया था कि यदि एक वर्ष में सेविंग अकाउंट में 50 लाख रुपए से अधिक जमा होते हैं, चाहे मान लेते हैं कि आपने अपने कस्टमर या फ्रेंड से कुछ रुपया लिया है, बोले तो 50,000 रुपया लिया, सपोज करते हैं क्या, कभी कभी ऐसा होता है कि इनकम टैक्स ने पहले ही बताया है कि अगर आपका सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में 50 लाख रुपया से ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए। ट्रांजेक्शन्स का मतलब होता है कितना आपके पास आया है वो देखा जाता है, उसका ट्रांजेक्शन काउंट किया जाता है, कितना डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ, वो चीज़ों का। तो यहाँ पर आपका टोटली ट्रांजेक्शन काउंट करके देखा जाएगा क्या है। ट्रांजेक्शन में क्या होगा, सब क्रेडिट अमाउंट का देखा जाएगा कितना आपने किया है, इसके बाद तो वहाँ पर आपको बताएगा ही कितना रुपया हुआ है। तो यहाँ ट्रांजेक्शन में कहता है कि कितना रुपये का होना चाहिए, 50 लाख रुपया से अधिक जमा होता है तो जाके फिर दिक्कत है। 50 लाख रुपया से कम है तो वहाँ पर क्या कहता है, कोई बात नहीं है, वहाँ पर फिर आपको यह चीज़ तो बताना ही पड़ेगा। लेकिन 50 लाख से अधिक अगर जमा कर दिए हैं तो यहाँ पर मानना जाता है क्या, जैसे मान लीजिए क्या कि हम चाहते हैं ये चीज़, कभी कभी हम लोग ये कर बैठे हैं काम, क्या चीज़, कि अगर कोई भी हमारा कस्टमर है, कोई कस्टमर है या कोई मेरा दोस्त है, वो बोलता है भाई एक काम करना, एक 50,000 रुपया रिसीव करना है, कर ले, मेरे पास अकाउंट नहीं है, तुम अपने अकाउंट में मंगा लो फिर हमको तुम दे देना। तो हम क्या किए, अगले से पैसा ले लिए 50,000 रुपया अपने यूपीआई में, और हम क्या किए, अगले ही क्षण अगले को रिटर्न भी कर दिए। बोलने का मतलब 2-4 दिन बाद हमने अगले को वापस भी कर दिया, जैसा भी है। तो यहाँ पर आपको ये लगा कि ये पैसा तो मेरा था नहीं, ये पैसा किसका था, मेरा दोस्त का था, तो हमारा दोस्त का पैसा वहाँ पर गया। लेकिन अगर यह हमारा पैसा होता तो हमने कुछ इनकम कमाया रहता, हमने कोई सामान बेचा होता, अगर 50,000 का, इसमें से कुछ मेरा इनकम होता, तब हमको इनकम टैक्स देना पड़ता। यहाँ तो क्या था, अगले का था, ये मान लीजिए राम का था पैसा, हमने पैसा उससे लिया था, बोला 10 दिन के उधारी पर दीजिए, हम आपको फिर वापस कर देंगे, तो हम 10 दिन बाद उसके वादे के मुताबिक में हम वापस भी कर दिए। तो यहाँ पर हमने हैवी आपका क्या कर लिया, हाई ट्रांजेक्शन वैल्यू का यहाँ पर एक स्टेप उठा लिया। कितने रुपए का, 50,000 रुपया लिया था, 50,000 रुपया दे दिया। तो 50,000 रुपया ए से लिया, पहले हमने लिया फिर हमने वापस भी कर दिया। तो यहाँ पर तो आपके खाते में ये 50,000 रुपया है नहीं, लेकिन यहाँ पर इनकम टैक्स आपसे ये क्वेरी कर सकती है क्या, कि यह मानती है कि आपके पास जो 50,000 रुपया आया है वो 50,000 रुपया अगला कस्टमर ही दिया होगा, यह मानेंगे हम, यह आपकी इनकम ही होगी, यही मानेंगे हम यह चीज़ नहीं जानेंगे कि ये कोई दूसरा कोई दिया है, दोस्त दिया है, मुहिम दिया है, ये कुछ भी नहीं। आपका यह इनकम में जोड़ा जाएगा, 50,000 रुपया आपके पास जोड़ करके ही मांगेंगे हम, चाहे जो हो जाए। तो यहाँ पर अगर यह चीज़ होता है तो कुछ दिन बाद आपने उसे लौटा दिया, तो अगर आपको लगता है कि यह पैसा मेरा नहीं था, ऐसे पैसे पर आपका कोई इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, तो ऐसा हाई वैल्यू अमाउंट का लेन देन सेविंग अकाउंट से ना करें। तो इसका मतलब होता है क्या, कि अगर आप कर दिए हैं तब तो आपको समझ लिए क्लेरिफाई के लिए अगर आ गया क्वेरी तो आपको क्लेरिफाई करना पड़ेगा, तभी जाके आप बच पाइएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपको उससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट रखना पड़ेगा कि अगले से हमने ये लिया था कुछ दिनों के लिए और फिर हमने कुछ दिया हुआ है ये चीज़ों का, तब जाकर के ये छोड़ेगा, नहीं तो वह आपका इनकम मान के उससे आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। तो ऐसे केस में सेविंग अकाउंट से आप हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन ना करें, अगर आप करिएगा तो वहां पर आप टैक्स भरना पड़ जाएगा, और लोग करता ही करता है।
अब यहां तक तो बात था हमारा किसके लिए, ये बात था हमारा किसके लिए था, वो हमारे स्मॉल बिजनेसेस के लिए है। लेकिन अब जरा सा हम बात करें किसके लिए, अब होता है किसके लिए, स्टूडेंट से रिलेटेड बात। अब स्टूडेंट से रिलेटेड बात में क्या होगा, स्टूडेंट लोग बड़ा शातिर होता है और बहुत होशियार भी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे शातिर होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि चलो भाई कोई मतलब नहीं है चाहे कुछ भी है। तो इसमें से कुछ गिने चुने स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि कुछ ऐसा ऐसा गलती कर बैठते हैं। उन लोगों को लगता है कैशबैक का बड़ा लालच रहता है उन लोगों को कि कैशबैक मिलेगा। कुछ लोगों का क्या करना है, लान भाई हम ही तुम्हारा ऑर्डर कर देते हैं, हमारे अकाउंट में तुम पैसा भेज दो, हम तुम्हारे अकाउंट यानी क्या कर देंगे, हम ऑर्डर कर देंगे। इसका मतलब वो कमीशन खाने के चक्कर में वो लगा पड़ा है। लेकिन वो कमीशन खाने के चक्कर में अपना पीछे वाला चीजों को वो भूल चुका है, क्योंकि उसको आए दिन अभी तक पता ही नहीं है कि उसके बड़े पापा जी पीछे से देख रहे हैं, बोले तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये सारे चीजें जो हैं वो आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चलता है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो स्टूडेंट इन बातों को वो क्या ध्यान देगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, उसको तो पता है कि चल भाई हम तो अपना ऐसे काम करते हैं वैसे काम करते हैं, बस हमको काम से मतलब है। तो यहाँ पर दोस्तों से यूपीआई या ई वॉलेट ट्रांसफर करवा लेता है, और कितना लिमिटेशन करना चाहिए वो चीज। तो कहता है कैशबैक या गिफ्ट वाउचर या कूपन के चक्कर में हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन हम कर लेते हैं। बोले तो कैशबैक का मतलब क्या हो जाता है, बोलता है क्या कि लान भाई हम तुम्हारा आईफोन ऑर्डर कर देते हैं, आईफोन ऑर्डर करेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, गिफ्ट वाउचर वगैरह मिलता है, तो वहाँ से हमको कुछ मिल जाएगा, रिबेट मिल जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा, हमारे अकाउंट में मिल जाता है, तो वहाँ पर भी हमारा फायदा हो गया। फिर क्या होता है, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि दोस्तों के घर से कोई लोग बाहर रहता है, यहाँ पर रह करके पढ़ता है। मान लीजिएगा घर वाला जो है आपके दोस्त का पैसा है कि आपके पास भेजना है, तो आप क्या बोलते हैं, दोस्त तुम्हारे पास अकाउंट नहीं है, एक काम करना भेजवा दे मेरे अकाउंट पर, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे अकाउंट पर भेजवा दिया, हम अगले को दे दिए वहाँ पर। यहाँ पर भी आपको कोई टेंशन नहीं हो रहा है। क्यों टेंशन होगा, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है, तो टेंशन क्या होगा, टेंशन उन लोगों को होता है जिनको हर एक चीज़ के बारे में पता है। अगर हमको टेंशन है क्या कि हम कल जाने वाले हैं, या हमको कल कुछ ऐसा होने वाला है जो हादसा मेरे साथ घटित होने वाला है, तो हमको टेंशन होगा ना। लेकिन आज तक हमको पता ही नहीं कि हादसा क्या होने वाला है, तो कोई टेंशन कोई फिक्र है, कोई फिक्र है और कोई टेंशन नहीं है। निडर होकर के चलना भाई, जो होगा देखा जाएगा। तो इन लोगों का भी कहना कुछ ऐसा ही होता है स्टूडेंट लोगों का कि जो होगा देखा जाएगा, हम लोग तो स्टूडेंट है भाई। ये लोग क्या सोचता है, हम लोग स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट नाम का जो कीड़ा होता है ना इनके दिमाग में चलता है कि हम तो स्टूडेंट है, स्टूडेंट है तो हमको कोई गवर्नमेंट थोड़ी है, हम इनकम कमाएंगे तब ना, जिस दिन हम क्या करने लगे सैलरी होल्डर बन जाएंगे उस दिन इनकम टैक्स भरेंगे, तब इनकम देंगे हम वहाँ पर। तो यहाँ पर ये चीज़ों से करने के बाद यहाँ पर हम लोग और गलतियाँ कर बैठते हैं खुद। फिर कहता है दोस्त के घर से वहाँ पर पैसा अपने खाता में मंगवाना। फिर होता है दोस्तों का कुछ गैजेट्स एसेसरीज ऑनलाइन ऑर्डर करना, कुछ ऐसा ऐसा। तो ऐसे ऐसे हैवी लिमिट्स के बारे में हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ हिदायतें दी हैं। क्या क्या हिदायतें भाई, कि कहता है क्या कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, कौन सा ट्रांजैक्शन, कहता है क्या कि अगर कोई भी रुपया, अगर आप 50,000 रुपया तक आपको मिलता है, कितना रुपया तक, 50,000 रुपया तक अगर आपके अकाउंट में आता है साल भर में, तब तो आप चिल करिए, आपको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कि 50,000 रुपया तक है, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है, आपको टैक्स भरने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, कोई भी तरह से गिफ्ट या कोई भी तरह का चीज पाते हैं, रिबेट वगैरह पाते हैं, गिफ्ट वाउचर पाते हैं, तो आपको टैक्सेबल होगा। गिफ्ट वाउचर का मतलब क्या, कि अगर कोई कंपनी से आप काम करते हैं और कंपनी ने गिफ्ट में या रिवार्ड में, रिवार्ड का भी बहुत ज्यादा होता है, रिवार्ड में 5,000 रुपया से अगर ज्यादा दिया हुआ रिवार्ड होता है, तो आपको, वो भी क्या यूपीआई के थ्रू में बात हो रहा है, तो आपको यूपीआई का टैक्स पे एप्लीकेबल होगा, वो 5,000 रुपया पर भी आपको टैक्स देना पड़ जाएगा, ये बात है। और कहता है फिर आता है क्या, कैशबैक अगर एक्सीड हो जाता है 50,000 रुपया से, कभी कभी कैशबैक आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कैशबैक सर हमको 50,000 थोड़ी मिल जाएगा, तो 50,000 का मतलब है साल भर में ये 50,000 की बातें हो रही हैं कि 50,000 रुपया अगर कैशबैक साल भर में आपके अकाउंट में दिखाई देता है, तो भी आपको, या एक फिजिकल ईयर में, एक वार्षिक ईयर में, तो आपको यह टैक्सेबल होगा। और कुछ ऐसे चीजें हैं जो सिमिलरली है, गिफ्ट वाउचर फ्रॉम फ्रेंड से आप गिफ्ट वाउचर दिया हुआ है, या फैमिली से कोई वैल्यूएबल होता है 50,000 रुपया से ज्यादा, तो भी आपका ये क्या हो जाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि आपको इस पर पैसे पर टैक्स भरना पड़ जाएगा। बहुत लोग क्या करता है, गिफ्ट देता है, बहुत लोग गिफ्ट देने के लिए दे देता है,
चलो भाई गिफ्ट दे दी। लेकिन वो भी क्या, अगर आप मोबाइल देते हैं, जैसे मान लीजिए आईफोन, किसी का बर्थडे होता है आईफोन दे देता है लोग, उसका घर वाला ही दे देता है, तो वहाँ पर उसको कोई टेंशन नहीं है, उस बच्चे को कोई टेंशन होने वाला नहीं है, क्योंकि उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पर क्या हो जाता, उसके पिताजी जो होंगे वह अगर अमाउंट भेज देते हैं कि लो बेटा तुम फलाने जगह पढ़ते हो, ले लेना, तुम्हारा बर्थडे है, आईफोन लेना, तुम दिल्ली में पढ़ रहे हो, आईफोन ले लेना तुम वहीं पर, तो हम यहाँ से क्या कर दिए हैं, उसके खाते में तुरंत ही हम 50 लाख रुपया डिपॉजिट कर दिए। हो गया सर गलती, यहाँ क्या हो जाएगा, तब आपके यह सर ये तो गिफ्ट था, वो गवर्नमेंट बोलता है, वहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है ये गिफ्ट नहीं माना जाएगा, ये माना जाएगा आप फैमिली के थ्रू से आपको पैसा मिला या कहीं से मिला, आप बोलिएगा सर हमको फैमिली दिया, फैमिली दिया है कितना रुपए से, 50,000 से कम होता तो हम टेंशन नहीं लेते, वो भी क्या 1 साल के अंदर है अपने। आप तो एक तो जो फोन का 1 लाख रुपया लिए ही लिए हैं, और मंथली में तो जो लेते होइएगा तो बात अलग ही है, वो भी ट्रांजेक्शन में काउंट होगा। तो आप तो क्या कर दिए, 50,000 से एबव क्रॉस कर चुके हैं, तो आपको लाइए टैक्स देना पड़ेगा। तो यानी कुल मिलाकर के बात हमारा ये समझ में आया कि स्टूडेंट्स लोग भी कुछ ऐसे करते हैं, तो स्टूडेंट्स लोग आपके लिए भी हिदायत है क्या, कि अगर आप ये तरह का व्यवहार करते हैं कृपया करके व्यवहार छोड़ दीजिए। बहुत लोग ऐसा होता है क्या कि मोबाइल फ़ोन लाना हम ऑर्डर करते हैं, तुम 1% हमको कमीशन दे देना, घर वाला को बोल देना कि इतना रुपया भेज देगा, 1% हम कमीशन के रूप में रख लेते हैं। अरे भाई 1% कमीशन के चक्कर में आप काहे अपना ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं। तबाह करने का मतलब क्या हो जाता है, एक तो इनकम टैक्स आप क्या तोड़ रहे हैं, क्या क्या रूल तोड़ रहे हैं जरा देखिए। एक छोटी सी पैसे चीज़ों के लिए हम लोग कुछ कुछ रूल तोड़ रहे हैं, क्या लिमिटेशन अक्रॉस कर जाते हैं कुछ रूल का, डिपॉजिटेड मोर देन कितना रुपया, उस चक्कर में यानी सब चीज़ हम लोग 50 लाख रुपया से अधिक कर लिए। क्या हो गया, आईफोन किसी दोस्त का कर दिए, किसी का गैजेट्स कर दिए, किसी का कुछ कर दिया, एकदम पूरा भर भर के आप सेल कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, सॉरी परचेज कर रहे हैं, वो भी वेबसाइट से। अब कहिएगा कि सर हम परचेज करेंगे तो हमको कहाँ पैसा बोल रहा है, अरे भाई आप जो पैसा आप खरीदारी कर रहे हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट कटवा देते हैं कभी, तो ऑनलाइन पेमेंट कहाँ पर कटवाते हैं, आपके बैंक में पैसा जमा होता होगा, बैंक में पैसा जमा होता है तो वहीं से कटता है। तो वही बात का देखा जाएगा क्या कि 50 लाख रुपया से अगर अधिक जमा किए तो एक लिमिटेशन आप अक्रॉस वहाँ किए, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन तो आप कर ही दिए, 50,000 लाख रुपया आप ले रहे हैं तो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन कर ही रहे हैं, तो आप इनकम टैक्स दायरे से आपको वहाँ पर नोटिस आने वाला है। कौन, स्टूडेंट, आपके लिए ही बताया जा रहा है, आपको भी नोटिस आ सकता है, आप स्टूडेंट बोल के निकल नहीं सकते हैं। इनकम टैक्स इतनी सख्त है, वहाँ पर आप छोटे हों कि बड़े हों उससे कोई मतलब नहीं है, वहाँ पर आपका एज भी फॉलो नहीं करेगा, वहाँ पर कि 18 साल है सर चाहे कुछ भी है, स्टूडेंट है आप आइए स्टूडेंट की तरह। स्टूडेंट होता है वहाँ पढ़ने के लिए होता है, ये धंधा करने के लिए नहीं होता है। धंधा करने का मतलब होता है बोले तो बिजनेस, बिजनेस आप करने लगे, आप बिजनेस करने लगे तो बिजनेस का मतलब होता है पैसा कमाना, और पैसा कमाने का मतलब होता है बिजनेस के अनुसार से आइए, बिजनेस का टैक्स भरिए और प्लस में इनकम टैक्स भी भरिए, ये दोनों काम हो जाता है। आए दिन बहुत छोटे छोटे बच्चे लोग भी क्या हो रहे हैं कि बहुत सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जा रहा है, चाहे कुछ भी बन रहा है, खुद का एक कंपनी खोल दे रहा है, वो क्या है भाई 18 साल से उम्र कम ही है, लेकिन वो भी क्या कर रहा है, वो भी तो टैक्स भर रहा है, वो खुद का अपना भी टैक्स भर रहा है और साथ ही साथ में क्या कर रहा है, अपना बिजनेस का भी टैक्स भर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 50 लाख रुपया अक्रॉस ट्रांजेक्शन लिमिट, तब जाकर के आपको जीएसटी भी एप्लीकेबल हो जाता है, क्योंकि आप 50 लाख से ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर लिए हैं, इसका मतलब क्या हो गया, जीएसटी का भी रूल तोड़ दिया आप, 40 लाख और 20 लाख वाला दोनों रूल तोड़ दिए आप, तो वहाँ पर भी आप गए। तो अगर फिर भी किसी को गुड फेथ के लिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कि लगता है चल भाई कोई बात नहीं है, हम अपने गुड फेथ के लिए हम काम करते हैं, यानी कुछ अच्छे के लिए, तो गुड फेथ का मतलब क्या हो जाता है कि आपको लगता है कि हमको दोस्त का मदद करना चाहिए, तो हम करते हैं मदद। तो वहाँ पर क्या बोलेंगे, देख भाई मदद तो करेंगे लेकिन एक काम कर, ये बिल वगैरह होगा तो हमको दे दे, ये बिल हम रखेंगे, क्योंकि कल के दिन में अगर कभी भी कोई चीज़ हो गया ना, प्रूफ अगर मांग दिया जाए तो हमको प्रूफ दिखाने के लिए कुछ होना चाहिए। तो यही होता है क्या कि आपको उसके लेन देन का स्टेटमेंट अपने पास रखना होगा, जो कि आप ऐसे पेमेंट को अब या तो आप ऐसे पेमेंट को आप अवॉइड कर दिए। अगर आपके पास कोई आ रहा है जरा से ये ऑर्डर कर दो, तुम्हारे अकाउंट में हम पैसा मंगा रहे हैं, 50,000 रुपया मंगा देते हैं, तुम दे देना, वो दे देना, तुम 1,000 रुपया रख लेना, 50,000 रुपया में 49,000 हमको दे देना, सर ये आप कहीं से भी सही नहीं करने वाले हैं। तो इसीलिए आप लोग जो हैं, छोटे व्यापारी हों या बड़े व्यापारी हों, आप देख लीजिए कि क्या करना है। और ख़ास करके छोटे व्यापारी लोग एसबीआई से हो या आप एचडीएफसी से हो, जिसमें भी आप सेविंग अकाउंट खाता खुलवा रखे हैं, आप कभी भी बिजनेस का काम सेविंग अकाउंट से ना करें, ऐसे कामों से आप अवॉइड करें, नहीं तो फिर होगा दिक्कत।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा या अगर लगा होगा कि यूज़फुल लगा है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। और इसी के साथ में मैं अब लेता हूँ आपसे विदा। धन्यवाद।